जय श्री राम। आप सबका स्वागत है डॉक्टर अंकित शाह चैनल पे। संजीव जी जय श्री राम। तेजस जी जय जिनेन्द्र। सुजय जी जय श्री राम। जय हिंद। हम्म तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अम, अमित शाह जी का बयान आया है और बोल रहे हैं कि कैसे नुपुर जी जय श्री राम बोल रहे हैं कि कैसे जो कश्मीर का जो ओरिजिन है वो कश्यप मुनि वहां से लिंक्ड है। तो जितना भी है पूरा एरिया जो है मतलब जिसमें हम बोलते हैं पीओजे के जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी, उसको हम वापस जोड़ेंगे। तो होम मिनिस्टर जी का ये बयान आया है और आप जानते ही हैं कि डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के संभल में आपने देखा कि किस प्रकार से पूरा जितना भी आप एस्केवेट करोगे, हर जगह से सनातन ही निकलना है। तो उसमें तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए, कोई भी कंट्री में आप करोगे तो नीचे से सनातन ही निकलना है। ठीक है। अभी मैं देख रहा था रिसेंटली इजिप्ट के कुछ म्यूजियम की पेंटिंग बता रहे थे जहां से जो नाभि से पूरा जो तारामंडल और ये पूरा जो डेवलप होता है यूनिवर्स, कुछ वैसा ही पिक्चर इजिप्ट के एंशंट उसके रेलिक्स में से निकला है। तो बहुत साफ है कि जहां जहां कूदेगा वहां वहां से सनातन निकलेगा। तो उसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यही है जो बर्थ है पूरे वर्ल्ड के ह्यूमन सिविलाइजेशन का, यहीं पे हुआ। और चाहे डेटा आप कितना भी घुमा लो, कुछ नहीं कर सकते आप, कितना भी कर लो आप चेंजेस उसमें। जैसे आप देख रहे हैं कि कैसे अप्रैल फूल्स डे बना दिया एग्रीकल्चर साइकिल को, जो हमारे पूर्वजों की थी। मार्च अप्रैल के आसपास जो एग्रीकल्चर साइकिल आती है उसको अप्रैल फूल डिक्लेयर करके जनवरी टू दिसंबर हमारे एंसेस्टर्स को बेवकूफ बोल के पूरा कैलेंडर घुमा के जनवरी टू दिसंबर किया गया। और जो जो लोग भी एग्रीकल्चर साइकिल के हिसाब से सेलिब्रेट कर रहे थे उन सबको अप्रैल फूल, राइट। तो देखने वाली बात यह है कि हमारी पॉपुलेशन जो इतनी कॉलोनाइज हो रखी है वो भी उनके साथ साथ नाच रहे हैं, अप्रैल फूल मना रहे हैं। अप्रैल फूल भी नहीं मना रहे, ये भी मना रहे न्यू ईयर करके। तो आपने देख लिया साफ प्रधानमंत्री जी ने कैसे नहीं लिखा न्यू ईयर, आ रहा है समझ में। तो डीमिशनराइजेशन भी है, प्रायोरिटी पे नहीं है लेकिन डीमिशनराइजेशन भी चलेगा। ठीक है। तो संभल तो खाली अभी शुरुआत है, क्योंकि वहां से जो पूरा निकल के आया वो तो पूरा गढ़ बन चुका है टेररिज्म का। वहां से अल कायदा के ऑपरेटिव निकल के आते हैं, इंडिया हेड बनाए जाते हैं वहां से। तो ये तो 2015-16 की बात है वहीं से। और ना सिर्फ ये, आप देख रहे हो कि वहां के लोकल जो एसपी पार्टी रिलेटेड जितने भी बंदे हैं वो भी सारे इनके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि वोट बैंक का पॉलिटिक्स ही एब्राहमिक है, राइट। वोट बैंक का थीम ही एब्राहमिक है, जिसका कोई तोड़ नहीं निकलता है तो फिर आप जातिवाद को गालियां देना शुरू कर देते हैं, राइट। तो जो बनाए गए थे हमारे जो 4 सेक्शन सोसाइटी के, बड़े इंटरलिंक होके बनाए गए थे कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण कर्म की बात हो रही है। तो जो ब्राह्मण कर्म करते हैं उनको पैसे नहीं बनाने हैं, ठीक है। वो सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, उनकी सिक्योरिटी के रिस्पॉन्सिबल जो है वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय है, वो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट। लेकिन उन्हें भी पैसे नहीं बनाने के हैं उस हिसाब से, ठीक। वैश्य है, वो पैसे बना सकते हैं लेकिन टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते, टैक्स खाली क्षत्रिय कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो पूरा जो सिस्टम इंटरलिंक्ड बनाया गया था, इंटरडिपेंडेंट बनाया गया था। और जो वर्क कर रहे हैं उनको तो, जो जॉब कर रहे हैं उनको तो टैक्स देना ही नहीं है, मतलब जो शूद्र जो जॉब कर रहे हैं मतलब शूद्र, उनको तो कोई टैक्स ही नहीं है। ये एंशिएंट भारत का इंटरलिंक्ड सिस्टम था कि पहला वाला जो ज्ञान पे वर्क कर रहा है वो पैसे नहीं बनाएगा, दूसरा वाला जो सिक्योरिटी कर रहा है, जो पावर एक्सरसाइज कर सकता है, वो पैसे नहीं बनाएगा,
वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है। तीसरा वाला जो पैसे बना रहा है, वो ना टैक्स कलेक्ट कर सकता है, ना ज्ञान दे सकता है किसी को। उसने खाली पैसे ही बनाना है, ठीक। और चौथा जो जॉब कर रहा है, उसको टैक्स भी नहीं देना है, सिक्योरिटी कोई और कर रहा है, जॉब भी कोई और दे रहा है, और ज्ञान भी कोई और दे रहा है, उसको कोई टैक्स नहीं भरना। ये एंशिएंट भारत का सिस्टम। अब क्योंकि आपको ये अभी की वोटिंग सिस्टम जो एब्राहमिक मॉब बना के वोट बंडल बनाने वाली सिस्टम जो है, वो वाली सिस्टम बना दी गई, तो अब आपको बोलना पड़ रहा है कि ये सब जातिवाद था, ठीक है। ये नहीं बोल पा रहे हो कि हमारी पद्धति एडवांस थी और ये बेवकूफ वाली जो अभी पद्धति चल रही है, ये सोच के कि सारे वोटर्स रैशनली वोट कर रहे हैं, मतलब विजडम लगा के, कोई भी बायसनेस नहीं है, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं बोल पा रहे हो, तो हमारी वाली सिस्टम को जातिवाद बोल रहे हो। ये बोल नहीं पा रहे आप कि अभी का जो गवर्नेंस का मॉडल जो ब्रिटिशर्स बिठा के गए कि हर एक इंडिविजुअल वोट करेगा तो वो रैशनली ही वोट कर रहा है, जबकि पूरा डेटा उल्टा बता रहा है। कोई रैशनली वोट नहीं कर रहा, वो एब्राहमिक थीम से ही वोट कर रहे हैं, वोट बंडल बना के, ठीक है। तो अब ये आप बोल नहीं सकते, तो जो हमारा एंशिएंट भारत का सिस्टम था उसको जातिवाद बोल के गाली देना, है ना। तो ये इट्स लाइक एंशिएंट विजडम जो डम वाली सिस्टम में ट्रैप हो चुका है। अब बेचारा करेगा क्या, ऐसा है। तो जितना जितना हम ज्ञान दे पाए, समझना होगा सभी को कि क्योंकि आजकल बहुत बड़े मॉडर्न ज्ञाता निकल आए हैं जो बोलेंगे कि धर्म रखते हैं, कुल जाति और वर्ण हटा दो, हैं। क्यों? क्योंकि वो वोटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो उनको जरा जाके पूछो कि ऐसा व्यक्ति जिसका कुल यानी फैमिली का ड्यूटीज नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसका जाति यानी कम्युनिटी का ड्यूटीज नहीं है, और ऐसा व्यक्ति जिसका वर्ण मतलब ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज नहीं है, ऐसा व्यक्ति होता है वोक, WOKE वोक, जिसने तीनों में से एक भी ड्यूटी नहीं करी, ना फैमिली की करी, ना कम्युनिटी करी, ना नेशन की करी, है। वो होता है वोक, जो गवर्नमेंट की फ्रीबीज के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरा का पूरा लेफ्टिस्ट, ओके। जो अननोन लोगों के साथ बॉम्ब बनाएगा और फ्री में चीजें मांगेगा सरकार से, राइट। तो ये नहीं हटा सकते, तीनों के तीनों नहीं हटा सकते, आप कुछ भी कर लो भारतीय समाज से, ये तीनों ड्यूटीज आप नहीं हटा सकते, ठीक है। तो जिनको लगता है कि वो हटा पाएंगे, उसको जातिवाद का टैग लगा के, या अगर किसी ने अपनी फैमिली को कुछ सिखा दिया, कोई स्किल, तो फिर वो जो स्कूल वाली जो बेवकूफी चल रही है, वो लूट वाली, उसको चैलेंज कर रहा है, तो फिर उसको नेपोटिज्म का लेवल चिपका दिया, है ना। क्यों- क्योंकि उसके पेरेंट ने उसको सिखा दिया जो स्किल जरूरी है, तो फिर अब वो तो चैलेंज कर रहा है आपके सिस्टम को जो ब्रिटिशर्स बिठा के गए हैं, तो फिर उसको नेपोटिज्म चिपका दिया लेबल, ये बोलने के लिए कि नहीं नहीं फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो हालत है समाज की, ये तभी सुधर सकती है जब आपका होम स्कूलिंग और गुरुकुल और स्किल बेस्ड लर्निंग शुरू होता है, जिसको मैं बोलता हूं कि भाई मदर की कोख में से मतलब वूम में से ही 5% एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या एजुकेशन था जो जब आप वूम में हो और मदर ने सिखाना है, और उसकी क्या प्रोसेस थी, ये सब हमें डिग करके निकालना पड़ेगा वापस। तब जाके यू कैन। अच्छा, ये बात अलग है कि इसके रेफरेंसेस मिलते हैं, जैसे महाभारत में आपको मिल जाता है कि कैसे अभिमन्यु ने कोक से ही सीख लिया था, एग्जाम्पल मिलता है, ठीक। तो इन्होंने, वेस्ट वाले तो पता ही आपको कॉपी करने में बड़े होशियार है, तो फीटल लर्निंग करके शुरू किया उन्होंने, ठीक है। क्योंकि गर्भ संस्कार बोलेंगे तो पता लग जाएगा कि इंडिया से कॉपी किया है, राइट। तो फीटल लर्निंग नाम दे दिए उसके, ठीक है, अलग अलग नाम। और आपको पता ही है कि फैमिली ड्यूटीज आप बोल नहीं सकते, कूल बोलोगे तो पकड़ा जाएगा, तो डॉक्टर लिख के दे रहे हैं फैमिली टाइम, वेस्ट में डॉक्टर लिख के दे रहे हैं फैमिली टाइम, क्योंकि कूल ड्यूटीज बोल दिया तो पता लग जाएगा ये तो सनातन रिलेटेड है, पोल खुल जाएगी वेस्ट की, तो वो कर नहीं सकते, राइट। तो अब जाति ड्यूटीज बोल नहीं सकते, तो वेस्ट की पुलिस लिख के दे रही है कम्युनिटी ड्यूटीज, कम्युनिटी ग्रुप बनाओ,
पकड़े जाएंगे, जाति बोल दिया तो पकड़े जाएंगे क्योंकि पूरा प्रोपेगेंडा चला है। ठीक है, तो इतनी बदमाशियां हैं। अच्छा, इनके प्रॉब्लम्स देखो आप कैसे हैं, जैसे मैंने ये डाला था कि कैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये चार जो है वो न्यूमेरिकल्स उन्होंने चुराए। सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, यहां से उठा के चुराए। चुराए बोलो या हमारी पेगन इन्फ्लुएंस वहां तक रही है, तो वैसे जो भी बोलो, तो 4 मंथ के नाम चिपका दिए उन्होंने। फिर पता चला सेंचुरीज होने के बाद ये तो 10 मंथ्स ही होता है। फिर 12 मंथ्स का जब उन्होंने कैलेंडर बनाया तो उन्होंने फिर उसको नंबर्स चेंज कर दिए, 9, 10, 11, 12 मंथ हो गए, जो 7, 8, 9, 10 था। ठीक है, और ऊपर के महीने के नाम पूरे सीजर और ये सब मिक्स खिचड़ी बना के नाम दे दिए हैं। अब ये देखने वाली बात ये है, अच्छा ये सुधांशु जी ने भी ये बात कवर करी है उनके टॉक्स में। लेकिन ये आई थिंक मेरा सबसे पहला आर्टिकल आई थिंक 15-16 के आसपास था इसके ऊपर, क्योंकि वो पूरा मैं ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे लैंग्वेजेस का वहां से यहाँ ट्रांसलेशन हुआ है। तो ये जानना पड़ेगा हमें कि हम क्यों नाच रहे हैं, हम क्यों फर्स्ट ये न्यू ईयर करके नाच रहे हैं, जब आपको पता है कि आपके एंसेस्टर्स को बेवकूफ बोल के ये शुरू हो रहा है ये सेलिब्रेशन, उनको अप्रैल फूल बोल के। और अप्रैल फूल तो क्यों मना रहे हैं, वो तो मतलब आप पागल ही होंगे तो आप अपने एंसेस्टर्स को गाली दे रहे हो। तो ये तो है ही इनकी गड़बड़। दूसरा, आपको ये समझना है कि वो सेंटा क्लॉज और वो एक्स्ट्रा फादर हमको क्यों चाहिए, जो हमारे एंसेस्टर्स मिलियंस मिलियंस में जो मारे गए, इन्होंने मारा, उनके साथ तुम सेलिब्रेट कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि कितना दिमाग का तुम्हारा प्रॉब्लम है। अच्छा, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर, सरकार ने कुछ करा नहीं, सरकार ने अपने डॉक्यूमेंट्स में हमारे कैलेंडर के हिसाब से डेट्स और वो सब लिखना कब का शुरू कर दिया है। सब कुछ सरकार पे मत डालो, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखना शुरू करा है, कब का कर दिया है। वो डिकोलोनाइज हुए हैं, लेकिन आपकी तकलीफ है। जब आप नाच रहे हो तो उनको भी विश करना पड़ रहा है जबरदस्ती आपको। ये बात अलग है कि अब न्यू ईयर कोई नहीं लिखता, इनफैक्ट देवेंद्र फडणवीस जी ने भी नहीं लिखा है। और जहां तक मुझे समझ है, लोग बोल रहे थे कि होम मिनिस्टर और योगी जी ने तो विश भी नहीं किया है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, मैंने चेक नहीं किया है। लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने विश तक नहीं किया है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो हम तो डीकोलोनाइजेशन करेंगे ना, हम उनसे क्यों उनका सेलिब्रेट करेंगे। हमारी फेस्टिवल्स कोई कम है, उनको फेस्टिवल्स की कमी है, हमें कोई कमी नहीं है। दूसरा, इन्होंने पूरा ये भी चिपकाया है, आपका पूरे वीक के डेज चिपका दिए हैं आपके, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये सारे सारे प्लैनेट्स के नाम है। जब उनको प्लैनेट्स है ये ही नहीं पता था। जब नवग्रह, तो हमारे वहां नवग्रह के मंदिर है ना, उनको तो प्लैनेट्स अभी अभी मिले हैं, ये सारे प्लैनेट्स के नाम। तो वीक के डेज उन्होंने संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो अ, सूर्य, मून, बुध, शुक्र, ऐसे जो हमारे अब वो पूरा क्रिश्चियनिटी के साथ मेल नहीं खाता है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के हिसाब से तो देयर इज ओनली वन गॉड। हाँ, वो भी कोई पता नहीं कहाँ पे है, बट उनके हिसाब से, अब्राहमिक रिलीजन के हिसाब से, देयर इज ओनली वन गॉड। तो सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, ये सब मानने का तो उनका कोई चांस ही नहीं है, ये सब देवी देवता है। तो फिर भी वीक डेज चला रहे हैं हमारा कॉपी करके, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, पूरा कॉपी पेस्ट, है ना। तो संस्कृत में से उठा उठा के, तो ये जो चोरी है, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा ना कि ये ऐसे चोरी हुई है, ये वीकडेज हमारे हैं, ये हमारा ये है ड्यूटी कि नेक्स्ट जनरेशन को बताया जाए कि ये सारे वीकडेज भी हमारे हैं, मंथ के नाम भी हमारे हैं। इन्होंने कॉपी पेस्ट करा है, इनको बोलो, बताओ। और उनको ये भी बताओ कि क्यों ट्वीक करवाया जा रहा है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में ओनली वन गॉड है, हमारे ऐसा नहीं है। तो शनि भगवान, ये सब शनि भगवान से ये सारे जितने भी वीक के नाम्स पड़े, वीक डेज के, तो सब कुछ चुरा चुरा के क्या बोलो, यहीं से इन्फ्लुएंस हुए होगा, जो यहीं पे से गए होंगे सब। तो ये इनके हालत है। तो जब तक हम नेक्स्ट जनरेशन को ये सही वाला रास्ते से नहीं पढ़ाएंगे और सीधा मंडे ट्यूसडे उसको मगअप करवाएंगे, तो क्या मतलब है उसका। हम क्यों वो मगअप करवाएं जो इन्होंने चोरी करके हमको वापस दिया, राइट।
पहले वो खराब वाली टूथपेस्ट पकड़ा के सबको डेंटिस्ट के हवाले किया, फिर अब सारी टूथपेस्ट आ रही है, नीम टूथपेस्ट, कोल टूथपेस्ट, है ना? तो पहले सबके दांत खराब किए इन्होंने 2-3 जनरेशन के, ठीक? तब हमको बेवकूफ बोला गया कि नहीं नहीं तुम लोग तो बेवकूफ हो, तुम जो ये नीम से दातुन करते हो तुम तो बेवकूफ लोग हो, ठीक है? फिर कॉपर आरओ लेके आते हैं, जब हम सारे जो नदी में कॉइन्स डालते थे और वो मेटल से वो पानी फिल्टर होता था पूरे समाज के लिए, तो हमको तब तो बेवकूफ बोला गया, ऑर्थोडॉक्स बोला गया, फिर वो खुद कॉपर आरओ और ये सब लेके आ रहे हैं पानी फिल्टर करने के लिए, कमर्शियलाइज करके। ये तो मानना पड़ेगा कि उनको कमर्शियलाइज बहुत अच्छा करना आता है, ये तो इतना तो मानना पड़ेगा। तो ये हालत है कॉपी पेस्ट की। अब हम थोड़े ट्वीट्स ले लेते हैं क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है हमने। आपको पता ही है कितने सारे प्रेडिक्शंस हैं। तो शेयर स्क्रीन। हम्म, हम्म, हम्म। अब ये जो है ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पे एक बार क्रिकेट ग्राउंड का है। ओपन नहीं हो रहा है ये। अब ये जो है यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड में आवाज आ रही है सबको क्लियर? यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड में आवाज दी जा रही है वेयर इज योर वीजा, ऑस्ट्रेलिया की बात चल रही है। तो वो लोग जो बहाना दे रहे थे कि ये H1B वीजा का कुछ जो है अमेरिका में मिसयूज हो रहा है, देखो कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इलीगल आ जाते हैं या उस लेवल पे नहीं है फिर भी उनका H1B क्रिएट किया जाता है, ये सारे बहाने जो बनाए गए। और तब भी मैंने बताया कि वीजा और स्किल्ड अनस्किल्ड इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, ये प्योर रेसिज्म है, समझ लो ये प्योर रेसिज्म चल रहा है, ठीक है? तो तब कोई सुने नहीं क्योंकि सारे एनआरआई आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, ओके? तो अब ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट स्टेडियम में यहाँ पे आवाज दी जा रही है वेयर इज योर वीजा, ये बोला जा रहा है इंडियंस को, समझ रहे हो? हाँ, तो ये जो इनका पूरा बदमाशी चल रहा है, जो सीरियसली नहीं ले रहे लोग, उनको लगता है कि ये कोई रैंडम ऐसे ही हो रहा है, ठीक है? क्या हो रहा है ये? शेयर हो रहा है। यूट्यूब बदमाशी कर रहा है, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड पे जो डिस्कशन हो रहा है, चिल्ला रहे हैं इंडियंस के ऊपर वेयर इज योर वीजा, और वीडियो में एक देखोगे आप आंटी जो है मजे कर रही है एनआरआई, उसको समझ में भी नहीं आ रहा कि ये रेसिज्म चल रहा है। तो ये आपको समझना है सारे एनआरआईज को, जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि स्किल्ड अनस्किल्ड H1B इसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, प्योर रेसिज्म है। और इसका प्रूफ ये है कि अगर आपको अपना नाम चेंज करना पड़ रहा है, आप अपना नाम नम्रता से निक्की किए हो और आप अपना नाम जो है वो कपिल से कॉप्सी किए हो, तो उसका यही प्रूफ है कि आप रेसिज्म झेल रहे हो, ठीक है? वरना कोई अपना नाम क्यों चेंज करेगा? तो ये लोगों के नहीं समझ आया, समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ा ही रिस्की होने वाला है। 2022 का मेरा प्रेडिक्शन अभी आगे आते वक्त दिखेगा ट्वीट पे कि पिटाई होने वाली और रैंडम इंसिडेंट्स होंगे पिटाई के, ओके? अब ये मैंने 2 जनवरी को लिखा था ये ट्वीट
क्या लिखा है आप जरा चार्ट भी देख लें तो आपको समझ आएगा। तो अमेरिका की जो मेन इनकम थी, वो इतनी सेंचुरीज तक टैरिफ लगा के उनकी इनकम होती थी फॉरेन गुड्स पे। मतलब ये यहाँ पे अगर आप चार्ट देखोगे तो 1798 से अराउंड 1947 तक 1947 तक ये पूरा उनका टैरिफ लगा के रेवेन्यू आता था। और अच्छे खासे आई मीन टिल लेट 90s तक तो उनका मतलब टिल 19 ये इनका फेडरल रिजर्व आया 1913 में। ठीक है, तो तब तक तो इनकम टैक्स जैसा कुछ था भी नहीं। ठीक है, तो पूरा इनका टोटल फेडरल रिसीट जो है वो फॉरेन गुड्स जो अमेरिका में बेचे जा रहे हैं उन पर टैरिफ लगा के अमेरिका का रेवेन्यू आता था। तो 1947 के आसपास इन्होंने ये पॉलिसी बंद करी और तब जो है क्या रेट हुआ करता था डॉलर का, 3 रुपया हुआ करता था अप्रोक्स अप्रोक्स 3.30 समथिंग ऐसा कुछ था। ठीक है, लेकिन जब फॉरेन गुड्स पे ये लोग टैरिफ लगाते थे तो एक एवरेज अमेरिकन जो है उसके एक फुल टाइम हाउसवाइफ, मतलब वाइफ को जॉब करने नहीं जाना पड़ रहा है, 3 से 4 किड्स बच्चे, 2 कार और एक हाउस, बिना किसी लोन के और बिना किसी टैक्स के इनका गुजारा चल रहा था इतनी सेंचुरीज तक। ठीक है, जैसे ही ये टैरिफ हटा फॉरेन गुड्स पे और हेवी टैक्सेस शुरू हो गए अमेरिकन के ऊपर और रिजर्व करेंसी स्टेटस के चलते पैसे वो बाहर भेज रहे हैं प्रिंटिंग मशीन में से इन्वेस्टमेंट के लिए, वॉल स्ट्रीट का पूरा फाइनेंस। तब से इनकी हालत ये है कि इसमें से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ना फुल टाइम होम मेकर हो सकते हैं, 3-4 बच्चे तो हो ही नहीं सकते, 2 कार या हाउस टैक्स और लोन ये सब गायब हो ही नहीं सकता है। ये इनकी हालत कर दी गई। तो ये मैंने लिखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प चाह रहे हैं कि वापस पूरी क्लॉक घूमे। मतलब टैरिफ्स लगेंगे फॉरेन गुड्स के ऊपर, उसमें से रेवेन्यू आएगा। लेकिन इस ये सॉल्यूशन की दिक्कत ये है कि ये पूरे टाइम इतनी सेंचुरीज तक इनका रिजर्व करेंसी का स्टेटस नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही आया इनका स्टेटस, ना उसका कोई मिसयूज हुआ इतनी सेंचुरीज तक। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाह रहे हैं वापस उस पोजीशन पे ले जाने को। एक टर्म में ऑब्वियसली नहीं होता है ये सब, लेकिन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, पर इसका परिणाम क्या आएगा? अमेरिका ग्लोबल पावर नहीं रहेगा, डॉलर का डीवैल्यूएशन तय है और रिजर्व करेंसी स्टेटस भी उनका इवेंचुअली जाएगा। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो बोल रहे हैं वो करेंगे, जो मुझे लग रहा है वो करना चाह रहे हैं। ये मैंने 2 जनवरी को सुबह लिखा और 3 जनवरी को उनका आ गया कि टैरिफ और टैरिफ, उसी से वेल्थ बनती है कंट्री की। और जब से हम इनकम टैक्स पे स्विच ऑन किए हैं तब से प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। तो अब टैरिफ से ही पूरा डेट हम भरेंगे और वापस अमेरिका को वेल्थी बनाएंगे। ये 3 जनवरी इनका ट्विटर पोस्ट का डेट है। इन्होंने ट्रूथ सोशल पे 2 जनवरी को लिखा था, मेरे ये लिखने के कुछ ही घंटे बाद। ट्रूथ सोशल जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो 2 जनवरी सुबह उन्होंने लिखा था और मैंने ये 2 जनवरी हमारी दोपहर को लिखा है। तो मेरे मेरे कुछ ही टाइम बाद उन्होंने तुरंत लिख दिया ये। तो हमें ये समझना है कि जिस प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है उसके हिसाब से बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। मतलब ये जो उस टैरिफ की बात नहीं हो रही है जो वो बोल रहे थे कि डॉलर को रिजर्व करेंसी स्टेटस में नहीं चलाओगे तो मैं 100% टैरिफ डालूंगा। ये वो वाला टैरिफ नहीं है, ये सच्ची वाला टैरिफ है जिससे वो रेवेन्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं फॉरेन गुड्स पे लगा के। मतलब जिस प्रकार से न्यूज आ रहे हैं और जो दिख रहा है साफ कि यूके को बोला गया तुम यूएस ट्रेजरी, जबरदस्ती यूके को पहनाई जा रही है यूएस की ट्रेजरी पिछले कई महीनों से, क्योंकि कोई और कंट्री तो ले नहीं रहा उसकी नई साइकिल्स। सऊदी अरेबिया ने खाली दिखावा कर दिया कि ब्रिक्स का हम ज्वाइन अभी होल्ड पे रखते हैं, ये नहीं बोला है कि नहीं ज्वाइन होंगे, उन्होंने बोला अभी होल्ड पे हम रखते हैं। सऊदी अरेबिया ने एक्टिंग कर ली और कंटिन्यूअस डी डॉलराइजेशन उसका चल रहा है। मतलब जितना यूएस ट्रेजरी में सेविंग्स जाना चाहिए वो बंद करके गोल्ड में लेके जा रहा है सऊदी अरेबिया, जो बाकी के जैसे ब्रिक्स प्लस के नेशन बाकी के भी कर रहे हैं बिल्कुल वैसे। तो वो कंटिन्यू कर रहा है अपना डी डॉलराइजेशन और
यूके को बोला जा रहा है कि तुम ले लो, तो उसको जबरदस्ती पकड़ाई गई यूके को। लेकिन इसके साथ बाद में जो न्यूज आया कि यूके में जिसको भी बेल आउट किया जाएगा, मतलब जो कंगाल हो जाएगा, जो एंटिटीज, कुछ एंटिटीज की बात हो रही है, तो उनके नाम पब्लिक में नहीं डाले जाएंगे। मतलब क्लियर हो गया है कि जबरदस्ती यूएस ट्रेजरी पकड़ा के जब क्राइसिस आएगा और यूके में बैंकरप्सीज होएगी, जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट करा होगा यूएस ट्रेजरी में, या जो भी उसका इंपैक्ट आएगा क्राइसिस के टाइम, उसको बेल आउट किया जाएगा। बेल आउट के पैसे फेडरल रिजर्व से बैंक ऑफ इंग्लैंड में स्वैप से जाएंगे, मतलब क्राइसिस तय है। ये दो इंफॉर्मेशन का मतलब ही ये होता है कि क्राइसिस तय है। ठीक है, अब क्राइसिस का इंपैक्ट सुनो। ट्रंप जो है, क्योंकि ट्रेजरी, इधर क्लियर बात हो रही है कि यूके को ट्रेजरी पकड़ाई गई है और रियम्बर्स किया जाएगा, बेल आउट किया जाएगा नाम बिना पब्लिक में किए। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जब क्राइसिस आएगा तो कितने ऑप्शंस हैं? थोड़ा हिट ट्रेजरी को लगना है और थोड़ा यूएस के स्टॉक मार्केट को लगना है, लेकिन एक लिमिट के ऊपर तो स्टॉक मार्केट को हिट प्रेसिडेंट ट्रंप होने नहीं देंगे। क्योंकि आपको ये बात समझना है, मतलब इतना मैसिव स्टॉक मार्केट में अगर हिट लगेगा तो उनका इलेक्शन गया 2 साल बाद वाला, तो उतना बड़ा तो नहीं लगने देंगे। बड़ा इन द सेंस 60, 70, 80% उतना हिट नहीं लगने देंगे ना। वो ट्रेजरी को भी बहुत ज्यादा हिट होने दे सकते हैं, मतलब एक लिमिट तक ये नुकसान चलेगा उनको, लेकिन एक लिमिट के बाद नहीं चलेगा। जिसका साफ मतलब है कि सबसे बड़ा हिट अगर कुछ किसी को लगने वाला है तो वो यूएस डॉलर को लगने वाला है। बहुत ही क्लियर हो गया है, इतनी इंफॉर्मेशन में से बहुत ही क्लियर है कि सबसे बड़ा हिट यूएस डॉलर को ही लगने वाला है। तो हमने जो बोला है, पिछले 2 साल से बोलता आ रहा हूं, लास्ट क्वार्टर ऑफ 2025 तब यूएस डॉलर को पहली ट्रिम लगेगी। ओके, तो आपको पता ही चल जाएगा कि कितनी ट्रिम लगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये भी प्रेडिक्शन जो मैंने दिया है कि 1995 तक जा सकता है, क्योंकि डॉलर पीक करेगा। क्यों डॉलर पीक करेगा, मुझे बार बार ये क्वेश्चन भी आ रहा था। डॉलर इसलिए पीक कर रहा है क्योंकि दो न्यूट्रल एसेट में पैसे डॉलर को ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब डॉलर की जगह दो न्यूट्रल एसेट में पैसे जा रहे हैं। एक बिटकॉइन और क्रिप्टोस, जो वेस्टर्न सिटीजन्स को डी डॉलराइज करवाया जा रहा है, और दूसरा गोल्ड। तो ये जो यूएस डॉलर का जो क्रंच आ रहा है मार्केट में, उसकी वजह से डॉलर पीक करेगा, राइट? क्योंकि दोनों पैसे वहां जा रहे हैं यूएस डॉलर में जाने की बजाय। ठीक है, तो एक ये क्रंच है, और दूसरा क्योंकि अभी भी कुछ ट्रांजैक्शंस कंट्रीज के यूएस डॉलर में चल ही रहे हैं ऑब्वियसली, तो अभी भी वेस्ट का इन्फ्लेशन पास ऑन हो रहा है सिटीजन्स के ऊपर। तो आपको सरप्राइज नहीं होगा कि डॉलर पीक करना ही चाहिए। 1995 आईएनआर तक पॉसिबिलिटी है। ओके, होने देंगे प्राइम मिनिस्टर, हम देखेंगे। ओके, लेकिन इतना तो तय है कि डॉलर पीक करेगा, उसके बाद ही गिरना शुरू होएगा। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैरिफ का जो थ्रेट दिया जा रहा है वो एक्चुअली थ्रेट नहीं है, वो रेवेन्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं। जो इस चार्ट पर से साफ दिखाई देता है कि यूएस का रेवेन्यू एक एक टाइम पे 100% फॉरेन गुड्स पे टैक्स डाल के चल रहा था। 100% रेवेन्यू फेड का, फेडरल रिसीट्स, फेडरल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये रेवेन्यू जनरेशन की बात चल रही है, कोई थ्रेट, ये उसकी डॉलराइजेशन वाली कोई थ्रेट नहीं है। वो तो सारे बेवकूफ बने जो जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट, सारे के सारे बेवकूफ बने जिन्होंने सीरियसली ले लिया कि ओहो थ्रेट लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ लगाएंगे, डी डॉलराइजेशन करने नहीं देंगे। नहीं, वो टैरिफ लगाने ही वाले हैं, थ्रेट नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरे रेवेन्यू का सोर्स ही ये होगा। ओके, आपको अमेरिका में बेचने नहीं दिया जाएगा, बेचना है तो इतना टैरिफ लगेगा अमेरिका में। मतलब डॉलर को उस हद तक डीवैल्यू करने वाले हैं जहां पे अमेरिका गुड्स बेचने की पोजीशन में होगा और आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी ब्रिक्स प्लस की। कितनी होंगी वो हम देखेंगे अभी के लेवल से, लेकिन स्ट्रांग होनी तय है, क्योंकि गुड्स खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ज्यादा टैरिफ मतलब कम खरीदने की बात हो रही है,
ब्रिक्स के नेशंस अब खरीदेंगे अमेरिका से। समझ आ रही है बात? तो जितने भी एनालिस्ट सारे के सारे जो बेवकूफ बनते हैं फेक हेडलाइंस के चलते, अब उनका क्या करें जिसको कैश फ्लो समझ ही नहीं आता है। ठीक है, वो बोले नहीं नहीं ट्रम्प थ्रेट दे रहे हैं, ट्रम्प थ्रेट नहीं दे रहे हैं वो लगाने ही वाले हैं, वो उसको रेवेन्यू का सोर्स बना रहे हैं। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई कि यूके को जबरदस्ती जो पकड़ाई गई है यूएस ट्रेजरी, बैंक ऑफ इंग्लैंड और फेडरल रिजर्व अब ज्वाइन हो चुकी, मतलब अनऑफिशियली, अनऑफिशियली ज्वाइन हो चुकी, मतलब जब भी क्राइसिस आएगा तो फेडरल रिजर्व से स्वैप्स जाएंगे बैंक ऑफ इंग्लैंड पे, और जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट करा है फालतू के यूएस ट्रेजरी परचेस करके, उनको जिनका भी बैंक्रप्सी होगा उनको बेल आउट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बार बार जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इलॉन मस्क यूके के बारे में क्यों बार बार लिख रहे हैं, यूके की कंप्लेन क्यों कर रहे हैं, वो यूके की कंप्लेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड और फेडरल रिजर्व तो ज्वाइन पॉलिसी वाइज हो चुकी, लेकिन अब उनको लीडर्स भी यूके की गवर्नमेंट में चाहिए जो पॉलिसीज अमेरिका की फेवर में, इंटरनल पॉलिसी यूके की भी डिसाइड करे, वो वैसे लीडर्स चाहिए, इसीलिए बार बार कंप्लेन हो रही है तो अगर वो ऋषि सुनक या बोरिस जॉनसन होते तो इलॉन मस्क को कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि ये लेबर वाली गवर्नमेंट है, तो इलॉन मस्क को प्रॉब्लम होने वाली है, राइट? क्योंकि आप आउटराइट इनको खरीद नहीं सकते, वो पूरा लेफ्टिस्ट वाला कमाल है। ठीक है, तो ये दिक्कत है, इसलिए इलॉन मस्क यूके को टारगेट कर रहे हैं। ठीक, अब हाँ, ये व्हाइट हाउस ने पता नहीं क्यों 2021 वाला वापस वीडियो रिलीज करा है, और वायरस की खबरें आना भी शुरू हो चुकी हैं, देखते हैं क्या होता है। अब अब ये देखो कि बांग्लादेश का अभी भी चल रहा है, सारे के सारे जो बेवकूफ बने हैं फेक हेडलाइंस से बेचारे, मिलिट्री कू हुआ बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ क्लियर बोल रहे हैं कि इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंस है इंडिया रिलेशन का, और लोगों को ये समझने की जरूरत नहीं है बांग्लादेशी लोगों को कि इंडिया डोमिनेट कर रहा है। ये स्टेटमेंट आ जाने के बावजूद इनका पुराना फेक एनालिसिस चल रहा है, मिलिट्री कू वाला अभी भी वही चल रहा है, क्योंकि वो तब जो सारे मीडिया ने फेक हेडलाइंस चलाई थी, क्या फेक हेडलाइंस चलाई थी कि बांग्लादेश की आर्मी चीफ ने कुछ ही मिनट दिए शेख हसीना को कि जल्दी निकल लो यहां से, उन्होंने निकाला। दैट वाज द रॉन्ग एनालिसिस जो सबने चलाया, पूरा का पूरा रॉन्ग एनालिसिस, क्योंकि ना आवामी लीग ने ये बोला है अभी तक, ना शेख हसीना के सन ने भी ये बोला है कि ये मिलिट्री कू था। अभी तक किसी ने मिलिट्री को ब्लेम नहीं किया सिवाय हमारे मीडिया के, वो पता नहीं क्यों कहां से उठा के लेके आते हैं, आई हैव नो क्लू। ठीक है, इनफैक्ट शेख हसीना आई ही मिलिट्री चॉपर में थी, और पूरे रिस्पेक्ट के साथ उनको कोई हार्म नहीं किया गया था या कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई थी। ठीक है, और मिलिट्री को ऐसे नहीं होते जहां पे आर्मी बोल रही है कि इलेक्शन आप 18 मंथ्स के अंदर इलेक्शन कर लो, यूनुस को जो बोल रही है आर्मी, ऐसे मिलिट्री कू नहीं होते। मिलिट्री कू वैसे होते हैं जो म्यांमार में हुआ, जो सत्ता छोड़ने को ही तैयार नहीं है, उसको मिलिट्री कू बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही बस फेक न्यूज अब बोल दिया है, तो कम से कम अपना रॉन्ग एनालिसिस रिवर्स तो करो, जब बांग्लादेश आर्मी चीफ साफ बोल रहे हैं इंडिया के इंपॉर्टेंस के बारे में, कम से कम रिवर्स तो करो अपना एनालिसिस। ऐसे ही चल रहा है बस। अब अच्छा, ये इस पर बहुत क्वेश्चन आया कि प्रधानमंत्री जी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पे चादर क्यों भेजी, इस पर रोना धोना बहुत बहुत ज्यादा चल रहा है, और मैंने साफ लिखा है कि डी रेडिकलाइजेशन कंटिन्यूस, और इसको मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन भी किया है पीछे पिछले वाले बहुत सारे टॉक्स में, आपको अभी भी समझना है। और ये रोना धोना इनका तभी शुरू हो गया था जब वक्फ के ऊपर बात चली कि वक्फ स्क्रैप नहीं होने वाला है, तब भी यही लोग थे जो रोना धोना शुरू कर दिए, क्योंकि ये ऊपर का माला इनका जो है डिस्टर्ब रहता है पूरा। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि वक्फ पूरा निकाल देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को भी यही लगता है, मुझे भी यही लगता है, लेकिन करने का नहीं है ना, करने का वो ऑब्जेक्टिव लास्ट में अचीव होगा,
पहले जितने वक्फ एक्ट के हिसाब से जितने भी नुकसान हुए हैं, वो नुकसान नई लीडरशिप खड़ी करके उनसे वो नुकसान रिवर्स करवाने के बाद में वक्फ क्लोज हो सकता है, तब तक क्लोज नहीं हो सकता है। इनको ये ऊपर का इनका पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनके। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जो ये दरगाह पे चादर भेजी है, आपको ये समझना है कि जब तक मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से ही दूसरी लीडरशिप, ऑल्टरनेट लीडरशिप खड़ी नहीं की जाती, तब तक डी रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। ओके, तो बहुत सारे हमारे कट्टर आलू मटर जो है, वो ये सोच के बैठे हैं कि क्लैश कर लेते हैं, चलो क्लैश कर लेते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। नहीं, क्लैश करना तो जो जिसको ये नहीं होता वो क्लैश करने की बात करता है। ठीक है, आपको 20 करोड़ के साथ क्लैश करना है, पहले आपको ये भी पता है कि 80% कौन है, 20% कौन है, ये पता है आपको। आपके एक ही बच्चा है, उसके एक फैमिली का 15 बच्चे हैं, जो वेस्ट एशिया में हमने देखा कि रेडिकलाइजेशन कैसे हुआ। ओके, वेस्ट एशिया में एक फैमिली के 15 बच्चे, उसमें से 14 बच्चों को वो राइट्स के लिए बेच सकते हैं। तो 80% कौन है, 20% कौन है, वो समझ आता है तुमको? तो ये जो वाहियात आइडियाज लेके आते हैं, पहले तो ये रास्ता ही नहीं है ना, हम ये चाहते हैं। पर क्या इसका मतलब ये है कि क्लैश नहीं होने वाला? मैं ये बोल रहा हूँ कि क्लैश होने ही नहीं वाला है, नहीं, मैं ये भी नहीं बोल रहा। कुछ कुछ कॉर्नर्स में क्लैश होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से 60 ईयर्स से हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने वोटिंग करते आए हैं, और जो रेडिकलाइजेशन हुआ उस वोटिंग की वजह से, वो तो हमें झेलना पड़ेगा ना। तो कुछ कुछ कॉर्नर्स में होने वाला है क्लैश। ओके, और डिफेंस करने की रेडी भी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। लेकिन एक बच्चे वाले को या दो बच्चे वालों को ये आइडिया कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि मैं बहुत सारी जो ये कट्टर आलू मटर समिट्स होती हैं, उसमें मैंने बहुत सारी में ये देखा है कि स्टेज पर से बोल के निकल लेते हैं, ये कर लो, वो कर लो, हैं? तो फिर लेकिन है ही उसके बच्चे ही एक है, ऑडियंस में जितने बैठे हैं सबका एक ही बच्चा है, एक ही है। ये कर लो, वो कर लो, वो किसको बोलेगा घर पे जाके? ठीक है, तो रियलिटी पता होनी चाहिए पहले तो अपनी खुद की। ठीक है, तो डी रेडिकलाइजेशन का जो तरीका है वो बहुत साफ है कि हमें जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, कि हम चाहते हैं कि वो अपने कल्चरल रूट्स में वापस आए, वो एक्नॉलेज करें कि उनके पेरेंट्स कौन थे। तो ये स्टेट वाइज ही होने वाला है, ये सेंटर से नहीं होने वाला है। दिमाग में से निकाल लेना कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से होने वाला है। लॉ एंड ऑर्डर उनका विषय है भी नहीं। सेंटर का रोल इतना है कि अपने चीफ मिनिस्टर्स को सही से गाइडेंस दे और इनपुट्स दे। जैसे संभल में या जहां पे भी उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि आईबी है, रॉ है, ईडी है, ये सब इनपुट्स दे रहे हैं क्लियर कि ये टेररिज्म, ये हो सकता है, ये सस्पेक्ट हो सकता है, यहां से यहां कैश फ्लो गया है। फिर स्टेट की पुलिस जो एक्शन लेगी चीफ मिनिस्टर की गाइडेंस के हिसाब से, ये स्टेट वाइज होना है, ये कंट्री वाइज वन स्ट्रोक नहीं होना है, होना चाहिए भी नहीं। अगर कोई बोल रहा है तो बेवकूफ है कि ये कंट्री वाइड होना चाहिए। ये स्टेट वाइज ही होना चाहिए, फेज वाइज होना चाहिए, नेशनल न्यूज नहीं बनना चाहिए कि पूरी कंट्री में ऐसा चल रहा है, नहीं। जैसे जब वो स्लोगन आया था, बटोगे तो कटोगे, तो मैंने साफ बताया कि ये नेशनल स्लोगन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि सामने वाली कंट्री सुन रही है आपको, आपकी कंट्री में कटाई चल रही है, आप ये मैसेज देना चाह रहे हो इन्वेस्टर्स को। इवन स्टेट के चीफ मिनिस्टर को भी 2-3 बार सोच के बाद में ये स्लोगन यूज करना चाहिए, क्योंकि उसको भी तो इन्वेस्टर्स चाहिए। कि आप ये मैसेज दे रहे हो कि यहाँ पे कोई कटाई बटाई चल रही है इसकी कंट्री में। तो इसीलिए बहुत ही वाइज डिसीजन जब सेंट्रल लीडरशिप ने बोला एक है तो सेफ है। ओके, तो समझना हमें ये है कि क्लैश कराने का इनिशिएटिव हमें नहीं लेने का है। क्लैशेस होंगे कुछ कॉर्नर्स में, उसको फेस भी करना पड़ेगा, लेकिन
हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उन्हीं की कम्युनिटी में से कैसे ऑल्टरनेट लीडरशिप को हम ग्रो कर पा रहे हैं। जैसे वक्फ के अंदर अब वुमन आएंगी, फिर जो भी है उनके जितने भी फिरके हैं उन सब की एक एक लीडरशिप देखने को मिलेगी जब नई वक्फ की कमिटी बनेगी, जो भी उनका कंपोजिशन बनता है। इसके बाद इंटरनल डी जो स्टेप्स जो हुए हैं अभी तक वक्फ के, वो रिवर्स होंगे। उसके बाद जाके लास्ट में स्क्रैप होगा। बिना वो चीजें रिवर्स किए आप स्क्रैप नहीं कर सकते उसको, राइट? वो लीगली स्टैंड ही नहीं करेगा वो स्क्रैपिंग। तो जिसके साथ इनजस्टिस हो गई वो गई फिर उस हिसाब से। तो ठीक है, बिल्कुल वैसे हमें यहाँ पे समझना है कि अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई जो सूफी थे वो भी तो काफी रेडिकल्स रहे। बात सही है, कुछ पीरियड में सूफीज भी रेडिकल्स, उसमें भी रेडिकल्स थे, इट्स अ फैक्ट। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ क्या करना चाह रहे हैं? ऑल्टरनेट लीडरशिप जिनको जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती रेडिकल्स लीडरशिप के अंदर, उनको प्रमोट कर रहे हैं। ये फेज वाइज प्रोसेस है, वन स्ट्रोक नहीं है। ये कंट्री वाइज प्रोसेस भी नहीं हो सकता। सारे चीफ मिनिस्टर्स अपनी स्पीड पे करेंगे, अपने हिसाब से। ओके, तो ये जो कट्टर आलू मटर बोलते रहेंगे, उनका काम रहता है ये सब बोलना, क्योंकि उसमें क्या है, बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है। तो ठीक है, लेकिन राष्ट्र के लिए वो सही नहीं। राष्ट्र के लिए जो सही है, वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से इनपुट्स मिलेंगे और स्टेट गवर्नमेंट्स काम करेगी, उसी स्पीड में करेगी जो स्पीड में चीफ मिनिस्टर कंफर्टेबल है, बिना इकोनॉमिक्स को डिस्टर्ब किए, बिना इन्वेस्टर को भगाए, और बिना लोगों के जॉब्स में और रूटीन में प्रॉब्लम किए, बिना कोई प्रॉपर्टी को डैमेज किए। ठीक है, बिना किसी जान हानि के, उसी प्रोसेस से होगा। और वही प्रोसेस है जिसमें अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर सकते हो कि घर में वापस लाने का है, होम कमिंग इन अ सेलिब्रेटरी फॉर्मेट। आपको उनको भगाने का नहीं है, उसको वापस लेके आने का है। भगाना होता तो आप क्लैश कर लो 20 करोड़ के साथ, भेजो अपने एक एक बच्चों को स्ट्रीट पे। उसको दूर नहीं भगाने का है, उसको बोल रहे कि तुम हमारा डीएनए हो, तुम हमारा स्किन हाइट सब कलर सब सब प्रभु श्री राम ने दिया हुआ है। तो भगाने का प्रोसेस नहीं करने का है, उसको उसको वापस लाने का प्रोसेस करने का है। ठीक है, तो जहां तो जहां पे जिस स्पीड से जैसे करना है, मल्टीपल मेथड से हो रहा है। कहीं पे डिमोलिशन हो रहा है, कहीं पे मंदिर क्लेम हो रहे हैं। ठीक है, कहीं पे वो खुद से भी देंगे, थोड़े टाइम बाद वो खुद से देंगे कि यहाँ पे है मंदिर। ये टाइम भी आएगा, कुछ कुछ लोकेशंस में ये भी होएगा थोड़े टाइम बाद। लेकिन उस सबका सही वक्त होता है। ठीक है, क्लैश करने वाला तो बेवकूफी का काम है। उसमें उसमें कोई वापस नहीं आने वाला क्लैश करने वाले प्रोसेस में। फिर तो आप लड़ते रहो 20 करोड़ के साथ, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो 20 के 20 करोड़ सारे थोड़ी रेडिकल्स हैं। तो एनी विच वेज हमें हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव देखना है, बिना बिना सबको बिना इकोनॉमिक्स को डिस्टर्ब किए। क्योंकि इकोनॉमिक माइट गया तो फिर हम भी अफगानिस्तान क्लैश करते करते अफगानिस्तान बन जाएंगे हम, करना है तो। ठीक है, सो दूसरा ये जो नेक्स्ट है, हाँ सारे राइट विंग ट्रम्प की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे, मैं अकेला ही था, जो मुझे भी खुद को भी अजीब लग रहा था कि मैं अकेला ही क्यों दुखी बता रहा हूँ कि ये रॉन्ग है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि कमला हैरिस उससे भी ज्यादा खराब ऑल्टरनेटिव, क्योंकि वोकिज्म एलजीबीटी क्यू वो सब जो चल रहा था, पूरा पूरा नॉनसेंस चल रहा था जो। लेकिन कमला हैरिस बाकी के वर्ल्ड के लिए बहुत सही थी, अमेरिका के लिए होगी बुरी, लेकिन बाकी के वर्ल्ड के लिए बहुत ही सही थी वो, क्योंकि वो पूरा क्राइसिस स्क्रिप्टेड था। लेकिन ये भी है कि क्योंकि डीप स्टेट ने दोनों साइड इन्वेस्ट करके रखा है, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के थ्रू भी वही करवाएंगे जो करवाना चाह रहे हैं। यही है कि सीक्वेंस चेंज हो जाएंगी, अब एब्रप्ट डिसीजंस आएंगे, इतना फर्क होने वाला है, बाकी होना तो वही है। क्राइसिस तय है, डी डॉलराइजेशन तय है। अब जो एनआरआईज ने ट्रम्प को वोट किया, ये सोच के वोट किया कि वो अमेरिका के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो बात बिल्कुल सही है। लेकिन प्रॉब्लम्स में वो एनआरआईज को गिन रहे हैं,
और भारत के साथ ट्रेड को भी वो प्रॉब्लम में गिन रहे हैं, अमेरिकन प्रॉब्लम। ये नहीं पता था जिन्होंने वोट किया उसको कि जो व्हाइट जो बेस है इनका क्रिश्चियन नेशनलिस्ट वाला, वो ये सोचता है कि एनआरआईज भी प्रॉब्लम है। वो ऑब्वियसली सोचेगा ही। एक नेशनलिस्ट दूसरे नेशनलिस्ट को कंपटीशन के तौर पे ही देखेगा, उसमें सरप्राइज होने वाली कौन सी बात है? इट्स वेरी नेचुरल। ठीक है, आज हम भी नहीं बोलते कि उनकी कंपनीज आ जाएंगी और ये सब करना शुरू की, सारा मार्केट कैप्चर कर लिया, तो हम यही बोल रहे हैं ना। हम भी तो कंपटीशन के एंगल से देख रहे हैं, तो वो भी तो कंपटीशन के एंगल से देखेंगे। अभी तक फ्री प्रिंटिंग मशीन था उनका करेंसी का, तो किसी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब तो इकोनॉमिक क्राइसिस उनके उनके आ चुका है घर, तो अब तो प्रॉब्लम होने वाली है। जो भी जिसके भी पास सबसे ज्यादा इनकम है वो अमेरिकन इंडियन एनआरआईज हैं, राइट? और मुंह फाड़ के बोलते रहते हैं सारे इवेंट में ये फैक्ट। तो फिर जब आप खुद एड्रेस दे रहे हो अपना मार खाने के लिए, तो फिर होएगी पिटाई। आपने खुद दिया ना एड्रेस अपना, खाओ मार। ये आई थिंक दैट्स कवर्ड। अच्छा, दिल्ली में मैं आ रहा हूँ, क्रिया उत्सव है, तो उसमें मेरी स्पीच है। आपको पता है, सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल और डॉलर ऑफ वॉर। तो 4 PM to 5:15 PM, और ये वेन्यू है दिल्ली कर्नाटका संघ। ठीक है, तो 11th जनवरी को है। आज 3rd हुई है, सो 11th जनवरी आई विल बी इन दिल्ली। ठीक है, तो जो लोग मिलना चाहे वहां आके मिल भी सकते हैं। हम्म, ये कवर हो चुका है। दूसरा, हाँ, ये जो मैंने प्रेडिक्शन सत्तोलॉजी पे दिया था, क्योंकि पूरा ही फेक एनालिसिस चला। जिसको भी ये वीडियो सुनना है, ये हैंडल फॉलो कर लो मेरा, और ये वीडियो सुन लेना यहाँ पे। ये मैंने 2 दिसंबर को ये प्रेडिक्शन सत्तोलॉजी पे दिया था, क्योंकि जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्ट होके आए, सबने फेक एनालिसिस शुरू कर दिया। सारी मीडिया ने बोलने लग गए कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो डीप स्टेट को खत्म करेंगे, जिसका मतलब है, स्पेशल वर्ड इसका इस्तेमाल होता है, स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, मतलब पूरी दुनिया में आग फैलाएंगे, हर 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 रीजन्स में। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्ट हो गए, तो बाइडेन सब अब बिगाड़ के जाना चाहता है, डीप स्टेट इनका टर्म खराब करना चाहता है। तो वो अपनी ऑफिस ले, ओथ ले, उससे पहले हर जगह आग फैलाएंगे। इसीलिए यूक्रेन को पैसे दिए जा रहे हैं। और कितनी अफवाहें इन्होंने चलाई है फेक न्यूज में कि यूक्रेन को कोई मिसाइल का परमिशन दे दिया गया है यूज करने को, तो अब रशिया न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा और पूरी दुनिया को क्या है, तबाही। एस्ट्रोलॉजर्स भी शुरू हो गए, सारे के सारे फेक, टोटली फेक। तो मैंने ये 2 दिसंबर को सत्तालॉजी पे क्लियर किया कि ये यूक्रेन को जो आखिरी पैसे मिल रहे हैं, वो डेमोक्रेट्स को जो इलेक्शन का लॉस हुआ उसका कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है, पास ऑन करने के लिए, वहां से मनी लॉन्डर करके पास ऑन करने के लिए। ठीक है, पूरी दुनिया को स्कॉर्च अर्थ फैलाने के लिए नहीं, कोई न्यूक्लियर वॉर कराने के लिए नहीं हो रहा है। अच्छा, वो प्रेडिक्शन भी दे ही दिया था मैंने कि न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं होगा, उसके नीचे का वर्जन इस्तेमाल होगा। और फिर वो भी सच हो गया। प्रेसिडेंट पुतिन ने जो ऑर्शेनिक करके मिसाइल यूज की, दैट वाज नॉट न्यूक्लियर, उसके नीचे का लेवल था। वो प्रेडिक्शन भी सही हुआ। अब ये समझना है हमें कि ये यूक्रेन को जो पैसे गए, वो कमला हैरिस के कैंपेन को नुकसान हुआ है 20 मिलियन डेट, वो पेमेंट करने का है। ये 13 नवंबर की हेडलाइन है। 2 दिसंबर को मैंने प्रेडिक्ट किया, और 19 दिसंबर को कमला हैरिस को बुक पब्लिशर्स ने एग्जैक्ट वही अमाउंट ऑफर की बुक लिखने के लिए व्हाइट हाउस के बारे में, एग्जैक्ट वही अमाउंट। समझ आ रहा है यूक्रेन से पैसा घूम के कहां आ रहा है? समझ में आया? तो कभी भी ये फेक, जो पूरा मीडिया का फेक एनालिसिस चलता है, इससे बचे। क्योंकि जब तक आपको कैश फ्लो समझ में नहीं आएगा, तब तक आप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस कर ही नहीं सकते। जो भी कर रहा है रॉन्ग ही कर रहा है, बिना कैश फ्लो समझे। ठीक है, तो यूक्रेन का वॉर तो ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रंप क्लोज करा ही चुके होंगे। इट इज ऑलरेडी अ डन डील। डिक्लेयर जब होगा तब होगा। ओके, ऑलरेडी इट्स क्लोज्ड।
तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद जो भी चल रहा है वो डीप स्टेट के हिसाब से चल रहा है। पहले भी वैसे ही चल रहा था और प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद भी वैसे ही चलेगा। और ये जो पेमेंट हो रही है ये डेमोक्रेट्स के पैसे घुमा के ये 20 मिलियन का पेमेंट होना है, क्योंकि उतना नुकसान बोल रहे हैं, उतना नुकसान हुआ है इलेक्शन कैंपेन में। ठीक है, तो अब ये ऐसे मत बोलना कि अब ये यूक्रेन से बुक पब्लिशर्स के पास कैसे पैसे आए हैं, वो आप ढूंढो कैसे आए। ठीक है, चलो। अब ये जो 26 दिसंबर 2024 को पूरा ऑनलाइन रेसिज्म का पूरा कैंपेन पूरा प्लान किया हुआ चला, और 27 को इलॉन मस्क लिख रहा है कि टेक सपोर्ट खत्म हो जाएगा 2025 में, क्योंकि एआई वो सारे काम ले लेगा। तो इसीलिए जो मैं वार्न कर रहा था, इसलिए मैंने वापस ट्वीट किया ये कंपनीज को कि सुनाई दे रहा है वो क्या बोल रहा है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि 26 को पूरा रेसिज्म चला और 27 को वो लिख रहा है कि टेक सपोर्ट का काम बंद हो जाएगा। साफ समझ, पागल को भी समझ में आ रहा है कि क्या लिंक है इधर। मैं तो 2 साल से बता रहा था कि सारी हमारी कंपनीज जो वेस्टर्न क्लाइंट्स पे डिपेंडेंट हैं उनको डाइवर्सिफाई करना शुरू कर देना चाहिए। लेट्स सी करा है कि नहीं करा है। अब ये जो ट्वीट है गुकेश के पेरेंट्स के नाम पहली बार मीडिया में इस लेवल पे आए हैं, गौतम अदानी जी ने खुद अनाउंस किया, तो बहुत ही अच्छी बात है। हम तो चाहेंगे कि ऐसे सक्सेसफुल पेरेंट्स, सक्सेसफुल चिल्ड्रन नहीं, सक्सेसफुल चिल्ड्रन में से कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है, सक्सेसफुल पेरेंट्स में से सीखने को मिलेगा कि पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, तो हम विकसित भारत बना पाएंगे। ठीक है, तो एक पूल ऐसा बनना चाहिए एसेट्स का, जहां पे सारे सक्सेसफुल पेरेंट्स को एक जगह पे इकट्ठा करो और वो बताएंगे कि पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए। अच्छा, लास्ट टॉक में मैंने 3 मुझे प्रेडिक्शन पूछे गए थे भारत के बारे में 2025 के बारे में, तो उसमें से मैंने एक फार्मिंग के बारे में जो बोला था वो प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे ही दिन 1 जनवरी को अनाउंस कर दिया कि हमारी फर्स्ट कैबिनेट फार्मर्स की प्रॉस्पेरिटी पे लिए काम करेगी पूरे साल जो होना है। ठीक है, तो एक प्रेडिक्शन तो कुछ ही घंटे में हो गया। सुधांशु जी ने यही एक्सप्लेनेशन दिया इंग्लिश न्यू ईयर के बारे में। दूसरा, कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरे ट्वीट्स को कंपाइल करके मॉरल साइंस का बुक बन सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मॉरल साइंस जो है वो पूरी दुनिया ऐसे लोगों से नहीं सुनेगा जिसका लो इनकम सोर्स हो। मतलब जब जब तक भारतीयों की इनकम उस लेवल पे नहीं आ जाती, तब तक कोई मॉरल साइंस या एथिक्स आपसे सुनने नहीं वाला। तो पहले रिच होना बहुत जरूरी है, राइट? तो जब तक वो इकोनॉमिक माइट और मॉनेटरी पावर नहीं आ जाता, तब तक आप धर्म की कोई बात वो नहीं सुनने वाले। वो पहले इकोनॉमिक्स देखेंगे कि इसने कपड़े कैसे पहने हैं, इसके पास कार कौन सी है, इसके पास प्रॉपर्टीज कितनी है, इसके पास कैश कितना है, ये होगा उसके बाद सुनेंगे। धर्मगुरु जो होते हैं वो पूरी सेपरेट कैटेगरी है, मैं मासेस की बात कर रहा हूं। जब तक मासेस के पास उस लेवल का नहीं आ जाता, तब तक आप किसी को एथिक्स का भाषण नहीं दे सकते। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले सामान्य भारतीय नागरिक उस लेवल की इकोनॉमिक माइट पे पहुंचे जहां पे हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि इतने पैसे होने के बावजूद हमारा धार्मिक बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। ओके, तब जाके हम ये सब बातें कर सकते हैं। वरना तो आपको बार बार बोला जाएगा जीडीपी का फॉर्मूला रॉन्ग है, फिर भी पूछा जाएगा आपका जीडीपी कितना है, यही होगा। ठीक। दूसरा, रक्षा मंत्रालय ने डिक्लेयर किया है कि 2025 जो है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, तो मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया है कि डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग के डेस्क बनने चाहिए सारे बैंक के ब्रांचेस में, ताकि मासेस जो है स्पेसिफिक सेक्टर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपनी सेविंग्स की कर सके, क्योंकि आत्मनिर्भर डिफेंस चाहिए हमें, तो स्वदेशी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये एक ही रास्ता बचा है। किसी के ऊपर आप निर्भर नहीं हो सकते। आत्मनिर्भर जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं। अच्छा, अब कोई पूछ रहा था कि क्योंकि यहाँ पे मैंने
जो घर पे हाउसवाइफ जो है उसके इंपॉर्टेंस की यहाँ पे मैंने बात करी इस ट्वीट में। तो कोई पूछ रहा था इसका क्या इंडेक्स बन सकता है, इस पर क्या कुछ हम नंबर लगा सकते हैं? तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कैश का नंबर हमने डाल दिया जो वुमन घर पे काम कर रही है उनके ऊपर, तो मैन और वुमन के बीच का रिलेशनशिप का जो पायसनेस है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको उस नजरिए से देखा जाएगा कि रिलेशनशिप रखने के लिए पेमेंट हो रही है। तो ये तो अलाउ नहीं किया जा सकता कि कैश नंबर आप उसके ऊपर लगाएं, ये नहीं अलाउ किया जा सकता, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि अगर कोई कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है तो पेमेंट या कैश का नंबर समझ में आता है। अब जो आप फैमिली मेंबर्स के लिए ड्यूटीज कर रहे हो वो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो उस पर कैश का नंबर नहीं डाल सकते आप। अब इसका मतलब है कि हमें फिर ढूंढना पड़ेगा कि घर पे जो वुमन वर्क कर रही है, जो किसी भी जॉबर से 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क है, क्योंकि हर एक फैमिली मेंबर उसके पर्सनल लाइफ के आवर्स में से डायरेक्ट अटेंशन मांग रहा है। एक ऐसी व्यक्ति जिसके पर्सनल आवर्स में से 4-5 लोग डायरेक्ट अटेंशन 100% मांग रहे हैं अलग अलग टाइम पे पूरे दिन में, तो उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में उसको तो प्राइसलेस है, उसको आप कुछ नंबर दे ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन कम से कम जो मुझे लगता है कि कम से कम अगर कॉम्पनसेशन उस वुमन का क्या होना चाहिए कि एक बार 50 की एज क्रॉस हो जाती है तो कम से कम उस वुमन को अफसोस नहीं होना चाहिए कि इससे अच्छा तो मैंने जॉब ही कर लिया होता और मेरे पास कैश होते। अगर अगर वो आपकी मदर को, ग्रैंड मदर को ये फीलिंग आ रही है कि फैमिली मेंबर्स के लिए जो मैंने वर्क किया उससे अच्छा तो मैं जॉब ही कर लेती, मतलब तो वी हैव फेल्ड एज अ फैमिली एंड अ कम्युनिटी। इसका मतलब ये है कि हमने इल ट्रीटमेंट करी है वुमन की, साफ इसका मतलब ये होता है। तो कम से कम जो ऐसी हमारी मदर्स है उनका क्या कॉम्पनसेशन बनता है, उसका फेयर कॉम्पनसेशन ये बनता है मिनिमम कि हर एक फैमिली मेंबर अपना टाइम और अटेंशन, पर्सनल टाइम और अटेंशन देंगे, भले ही वो थोड़े मिनट्स हो, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, जो भी है। लेकिन हर एक फैमिली मेंबर, एक बार आपकी मदर 50 की एज क्रॉस कर चुकी, उसके बाद हर एक फैमिली मेंबर कम से कम 15-20-30 मिनट 1-to-1 अटेंशन देगा आफ्टर द एज ऑफ 50, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर अपना पूरा उसका पर्सनल टाइम डाल दिया है 50 साल तक, ओके, फैमिली के लिए, अब आप उसको ये फील नहीं करा सकते कि अब वो कोई काम की नहीं बची आपके लिए। इट इज वेरी इविल, जस्ट बिकॉज आप ग्रो हो चुके हो और आपने अच्छे पैसे बना लिए तो अब आप उसको इग्नोर करोगे। इट इज वेरी पेनफुल, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ टाइम की नहीं थी, इमोशन की भी इन्वेस्टमेंट थी। आप जॉब में इमोशन की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, आप जहां जॉब करने जाते हो वहां पे तो टाइम खत्म हुआ, पल्ला झाड़ दिया आपने, डेस्क क्लोज करके खत्म। लेकिन ये पूरी की पूरी इमोशनल इन्वेस्टमेंट थी कोई भी व्यक्ति की। तो आफ्टर द एज ऑफ 50 कम से कम 15 से 30 मिनट अपनी मदर के लिए आप निकाल सकते हो पर्सनल अटेंशन देने को। ऐसा फील ना हो कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ग्रो हो चुके, आपके पैसे बन चुके। इतना तो फेयर कॉम्पनसेशन बनता है, कम से कम एक्टिंग ही कर लो, छोटा मोटा काम बता के ये करके दो ना, जरूरत ना हो तो भी करवाओ। शी शुड फील के शी इज पार्ट ऑफ द फैमिली, यू स्टिल नीड हर, ठीक है, एटलीस्ट फील करवा लो अच्छा आधे घंटे के लिए। तो ये तो बनता है। और आज के यंगस्टर्स में बहुत सारे देखता हूं जो जैसे ही पेरेंट्स के फोन कॉल आते हैं तो इरिटेट हो जाते हैं, फोन रख दे तू, ये मम्मी पूछ रही है कि भाई खाना खाया है या नहीं, घर कब आओगे। तो बहुत बहुत इरिटेट हो जाते हैं आज के यंगस्टर्स। इनको पता नहीं है कि जब कोई फोन नहीं आएगा तो कैसा शॉक लगेगा, उनको पता नहीं है, वो अभी छोटे हैं। तो जब किसी पेरेंट का फोन नहीं आता है या वो जा चुके होते हैं दुनिया से, तब समझ में आएगा कि कितना बड़ा शॉक लगेगा। तो ये यंगस्टर्स भी जो मुझे सुन रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स का कितना इन्वेस्टमेंट होता है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट। कोई भी पेरेंट को आपके पैसे की पड़ी नहीं है, उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं तुम्हारे पैसों की, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स।
एटलीस्ट इंडियन पेरेंट्स के लिए तो मैं ये बोल ही सकता हूँ। वो उनके जैसे नहीं है कि रेंट लेना शुरू कर दे अपने बच्चों से, वेस्ट वाले। वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हमारे पेरेंट्स ने तो पूरा का पूरा आपके ऊपर इन्वेस्टेड होते हैं इमोशनली। तो एटलीस्ट कम से कम इतना रिस्पेक्ट तो हम कर सकते हैं, इरिटेट नहीं होना है। पता है कि आपका एनवायरनमेंट ऐसा होता है, यंग होते हैं, लेकिन यू शुड रिस्पेक्ट देम, आंसर करो फोन कॉल को। इरिटेट होने की कोई बात ही नहीं है, कल को आप भी पेरेंट्स होने वाले हो। तो यही है कि वुमन को अगर आप नहीं दे रहे जो रिस्पेक्ट शी डिजर्व्स, तो फिर उस प्रकार की क्रिमिनल सोसाइटी बनेगी। ये याद रखना, उसके बाल पूरे वाइट हो गए हैं। भारत को एक क्राइम फ्री कंट्री बनाने के लिए उसके बाल वाइट हो चुके हैं, आपकी मदर के। तो जो जितनी भी वैल्यूज भारतीयों के अंदर है, जो क्राइम फ्री सोसाइटी हम एंजॉय कर रहे हैं बिना हाईटेक पुलिस के, राइट, हमारी पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से अगर आप क्राइम्स पर 1000 पॉपुलेशन निकालोगे पूरे वर्ल्ड की, तो इंडिया सबसे बॉटम में आएगा, मिनिमम क्राइम की लिस्ट में आएगा इंडिया। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूटर है, वो है आपकी मदर। उसके बाल वाइट हो चुके हैं इंडिया को क्राइम फ्री बनाने में, जो पहले 6 साल उन्होंने जो संस्कार दिए आपको। सो नेवर फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन शी हैज डन टू द कंट्री एंड द कम्युनिटी। ओके, ये सप्तम अष्टम वाला जो एनालिसिस, आई थिंक मैंने ये शेयर भी किया था कि चुरा के बनाया हुआ है और अप्रैल फूल्स डे बना दिया। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने इस साल भी नहीं लिखा है न्यू ईयर, सब बता रहे हैं कि मेरा एनालिसिस सही था। हाँ, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है ना लोगों को, वो बोलना शुरू कर दिए कि क्रिसमस में क्यों जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है ना, प्रधानमंत्री जी को समझने के लिए लोगों को बहुत टाइम लगेगा अभी, कि क्या विजन है, क्या डेप्थ है सोचने की, और क्या ऑब्जेक्टिव्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, कोई पूछ रहे थे कि अंकित जी, अगर हम दोनों सेलिब्रेट करें तो एग्रीकल्चर साइकिल भी सेलिब्रेट करेंगे और ये ग्रेगोरियन भी सेलिब्रेट करें तो? नहीं, नहीं कर सकते। आपके फादर को फूल बोला जा रहा है, आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो? मुझे तो कोई लॉजिक नहीं दिखाई देता। और दूसरा, दिसंबर में क्या चेंज हो जाता है दिसंबर एंड से? हमारे पास तो लॉजिक है कि मार्च अप्रैल में एग्रीकल्चर साइकिल नई शुरू होती है। इनके पास क्या लॉजिक है कि दिसंबर एंड इज द एंड ऑफ द ईयर? कोई लॉजिक ही नहीं है। तो मैंने इसको हैप्पी कोलोनाइजेशन डे टैग किया है। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल विद द ट्वीट्स। हाँ, व्हाइट हाउस का वीडियो जो उन्होंने डाला है 2021 वाला, वायरस वाले सारे मास्क पहन के दिखाए हैं, तो वही 2021 वाला उन्होंने डाला है। और असुर बुद्धि है, तो हो ही सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्राइसिस का टाइम आ रहा है, तो ऐसे लोग क्राइसिस के टाइम पे क्या क्या हरकतें कर सकते हैं, असुर लोग, आप समझ सकते हो। वैसे ही सारी कंट्रीज एज हो चुकी है, पेंशन देने के पैसे नहीं है। और जो मैंने प्रेडिक्शन डाला है आपको पता ही है कि पूरा जो क्रिप्टो का आबरा का डाबरा होने वाला है, वो सारा 401 के रिटायरमेंट पेंशन फंड और उसमें आईआरएस, ये जितनी भी सुपर एन्युएशन जो सेविंग्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, जो भी क्रिप्टो का आबरा डाबरा है, वो उसमें से उसको इम्पैक्ट आने वाला है, सीधा सीधा उसको इम्पैक्ट आने वाला है। ये जो मैंने प्रेडिक्शन दिया हुआ है, अच्छे से वापस सुन लो, वापस रिपीट करता हूँ। जितनी भी वेस्टर्न सिटीजन्स की सेविंग्स पड़ी है 401 के में, आईआरएस में और सुपर एन्युएशन फंड में और पेंशन्स में, वहां पे ये क्रिप्टोस का आबरा का डाबरा वहां से डिडक्ट होने वाला है। आपको उठा नहीं दिया जाएगा वो पैसे, सुन लेना मेरी बात। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, यूके में हो या यूएस में हो। चलो क्वेश्चंस ले लेते हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स देख लेते हैं।
क्वेश्चंस, लेट्स सी, इतनी सारी कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस ढूंढने पड़े। ओके, चलो। अच्छा जी, धन्यवाद। घर वापसी कंप्लीट, मतलब वेस्ट से आ चुके हैं भारत में। जी बढ़िया, मेरे सारे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने पैसे उठा लिए, और एक आध दो बचे हैं, वो ट्रम्प के आने से पहले ही पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं यूएस से। पता ही है, वो बैंकिंग पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ऋषिकेश जी धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर लाइव सेशंस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको फैलाएं जितना आप फैलाएंगे, ठीक है। और दूसरे जितने भी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सुपर चैट में, उसमें पता चल रहा है, जो मैंने लास्ट टॉक में भी बताया था, 30% यूट्यूब काट रहा है। उससे अच्छा ये जो क्यूआर कोड इस तरफ जो है वहां पे कंट्रीब्यूट करें, अगर करना है तो। कंट्रीब्यूशन जरूरी नहीं है, ठीक है। ऋषिकेश जी, फ्यूचर ऑफ सेल्फ इंडिपेंडेंट ई कॉमर्स वेबसाइट स्टोर। फ्यूचर तो अच्छा है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा कि ये जो जितने भी कंपटीशन में जेप्टो, ब्लिंकिट, ये जो हैं जो कुछ ही मिनट्स में डिलीवर कर देते हैं, उसके साथ आप कैसे कॉम्पीट करने वाले हो या क्या मॉडल बनाओगे, ये आपको यूएसपी पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। जयदत्त पंड्या जी धन्यवाद। एनी डिप्स इन 2026-27 मार्केट? 2025 में पहले हो जाने दो, दो डिप्स, है ना, दो तो मिनिमम है, वो हो जाने दो, तो उसके बाद देखेंगे 2026-27। 26-27 तो मोस्टली रीसेट के बाद वाला जो वाइप आउट होएगा वेस्टर्न एसेट्स में से, और वो जो हाउसिंग क्रैश जो तय है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया से शुरू होगा टीयर 1 का हाउसिंग क्रैश, और वो फिर यूएस के भी टीयर 1 जो एरियाज हैं उसमें भी हाउसिंग क्रैश आएगा, ठीक है। नमुला राजेश जी धन्यवाद। प्लीज एनलाइट अस, हु आर फो एंड फ्रेंड इन जियोपॉलिटिक्स? फो एंड फ्रेंड इन जियोपॉलिटिक्स, देखिए, फ्रेंड वो होते हैं जिनके साथ आपका ट्रेड हो रहा है, वो आपके रियल फ्रेंड है। आप भले स्टेटमेंट कुछ भी दे लो उनके खिलाफ, वो सब फेक है। फ्रेंड आपका वही है जिसके साथ ट्रेड हो रहा है, बहुत साफ। तो पूरा चाइना का जो एक्सपोर्ट हो रहा था वेस्ट को, वो चाइना ही उनका फ्रेंड था। भले वो चाइना के अगेंस्ट बोल रहे थे कि ये कम्युनिस्ट है, ये है, वो है। वॉल स्ट्रीट का पूरा फाइनेंस वहां जा रहा था, प्रोडक्ट का कॉस्टिंग भी उतना कम हो पा रहा था बिकॉज ऑफ डॉलर, ठीक है। ट्रेनिंग भी उन्होंने दी, टेक्नोलॉजी भी उन्होंने चोरी करने दी, राइट। तो सबसे बड़ा सांठगांठ जो था वो सीसीपी और यूएस डीप स्टेट का था, ओके। और पाकिस्तान आर्मी तो छोटा टूल किट, लेकिन डायरेक्ट जो ये यूनिपोलर वर्ल्ड जो डिजाइन करने में हेल्प किया वो सीसीपी यूएस को, कि एक प्रिंट करेगा और दूसरा प्रोडक्शन करेगा, और बाकी का वर्ल्ड झेलेगा जो भी है आउटकम। तो फ्रेंड ही वही होता है जिसके साथ आपका ट्रेड चल रहा है, ठीक है। फो कौन होता है? फो जो है, फो आपका वो होता है जो आपको, आपके साथ कोवर्ट ऑपरेशंस, उस आपकी कंट्री में कोवर्ट ऑपरेशंस उस लेवल पे लेके जाता है जहां पे आपकी गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरा डाइल्यूट हो जाए, उस लेवल पे लेके जाता है, दैट इज अ फो, ठीक है। एक दो वोट आपके अगेंस्ट दिए, दैट इज नॉट अ फो। फो वो होता है जो आपकी कंट्री के अंदर कोवर्ट ऑपरेशन करके आपकी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को उतना वीक कर देता है, दैट इज अ फो। अब सारी कंट्रीज जो आपके साथ डील कर रही है, वो क्लियर फ्रेंड और फो नहीं होते। वो तब तक फ्रेंड है जहां जहां तक डील्स उनकी फेवर में चल रही है। जहां पे उनको लगेगा डील्स फेवर में नहीं चल रही, तो वो फो भी बन सकते हैं। सो पूरा ट्रांजैक्शनल बिजनेस है ये, गिव एंड टेक वाला, ठीक है। दूसरा, डीएस लव्स रशिया, आज की डेट में 100%। हाँ, क्योंकि रशिया का पूरा ऑयल और गैस इंडिया चाइना में रिफाइन करके
अमेरिका को सप्लाई होके अमेरिकन कंपनीज ने यूरोपियन सिटीजन्स को प्रीमियम में बेचा, तो चारों ने प्रॉफिट किया। तो डीएस लव्स रशिया, कोई डाउट ही नहीं उसमें, क्योंकि स्क्रिप्ट में पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी तक यूरेनियम सप्लाई कर रहे थे अमेरिका को, अभी तक अभी अभी बैन अनाउंस हुआ है। और एंटनी ब्लिंकन का तो सपना पूरा हो चुका। अभी जो रशिया ने गैस पाइपलाइंस ब्लॉक करी है यूक्रेन से जो जा रहा था यूरोप में, तो यही तो सपना था ना एंटनी ब्लिंकन का। एंटनी ब्लिंकन का 1988 का थीसिस है, एलआई वर्सेस एलआई। उसमें वो क्या लिख रहे हैं 1988 में? एंटनी ब्लिंकन लिखते हैं कि यूरोप और रशिया के बीच इतनी बड़ी गैप होनी चाहिए, इतनी बड़ी वॉल खड़ी होनी चाहिए कि अमेरिकन इंटरेस्ट सर्व हो तो कोई पाइपलाइन नहीं होनी चाहिए चीप एनर्जी सप्लाईज की। ये आप पढ़ लें, ऑनलाइन अवेलेबल है ये थीसिस एंटनी ब्लिंकन की 1988 की। ठीक है, तो उनका सपना पूरा हो गया। कॉन्फ्लिक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था वो एंटनी ब्लिंकन का जो ये थीसिस था वही तो था। तो रशिया ने ब्लॉक कर दिया जो आखिरी जो सप्लाईज भी बची थी वो, जो यूक्रेन के थ्रू जा रही थी। ठीक है, तो यही चाह रहे थे ना यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से, कि यूरोप खत्म हो जाए, डी इंडस्ट्रियलाइज हो जाए पूरा का पूरा। ओके, तो डीप स्टेट लव्स रशिया एट द मोमेंट, यस, व्हाई नॉट। बिटकॉइन भी एक्सेप्ट कर लिया है, अब इससे ज्यादा क्या लव यू हो सकता है रशिया के साथ। अब जो कंपटीशन होगा वो आर्कटिक में होगा, जहां पे वो ग्रीनलैंड से लेके वहां से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प। ओके, तो वो भी कंपटीशन पेपर पे होगा, और वो डील्स ही होंगी बैक एंड में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ऋषभ पटेल जी धन्यवाद। 50 ईयर रिवर्सल के बाद वेस्टर्न प्रोडक्ट्स लाइक कोक, फ्रेंच फ्राइज, सीरियल का यूज भी डिक्लाइन होगा नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में। बिल्कुल, रशिया में तो बहुत अच्छा खासा ब्रांड्स गायब हो चुकी हैं। ओके, हेल्दी जीना शुरू किया है। वो फेक न्यूज के सारे पोर्टल, सीएनएन, बीबीसी, उन सबको भी उन्होंने निकाल दिया है। मैकडोनल्ड, ये सारी ब्रांड्स जो भी कचरा खाना खिलाती हैं केमिकली प्रोसेस करके, बीमारियां करवाती है, वो रशियंस ने निकाल दिया सारा। हमें भी तो करना है डीकोलोनाइज। ओके, शुभम जी धन्यवाद। करंटली डूइंग पीएचडी इन मटेरियल साइंस इन गुड इंस्टीट्यूट फ्रॉम इंडिया। फ्यूचर इन आर&डी इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इंडिजिनस रिसर्च चाहिए हमें। विभव मुजुमदार जी धन्यवाद। ड्यूरिंग क्राइसिस विल द प्राइस ऑफ यूज्ड कार्स गो अप? जनरली ऐसा होता है, भारत में होगा या नहीं वो क्वेश्चनेबल है, लेकिन वेस्ट में ऐसा हो सकता है। जयदत्त पंड्या जी धन्यवाद। व्हाई डू यू सी पार्टीशन ऑफ यूके, एनी हिस्ट्री कनेक्शन? क्यों रेडिकलाइजेशन पूरा इकट्ठा किया है, लंदनिस्तान बना चुके हैं, और वहां पे पता ही आपको रेफरेंडम वाला चल रहा है, जो स्कॉटलैंड वाला, वो इतने सालों से रेफरेंडम की बात कर रहे हैं। करवाया भी था उन्होंने, और फिर ऑलरेडी एक ब्रेक्सिट का मसला पड़ा है कि ब्रेक्सिट के बाद इकोनॉमी उठी ही नहीं, तब से बर्बाद हो रखी है। तो बहुत सारे इंटरनल ये हैं कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन यूके, उसको तो होना ही है। इनफैक्ट इलॉन मस्क अब शुरू हो चुके हैं। वो सारे जितने भी यूरोप के लीडर्स हैं जो राइट विंग है, उन सबको फंडिंग करने वाले हैं इलॉन मस्क। क्रूजेट्स की तैयारी होंगी और क्या। यूएस ट्रेजरी यील्ड गोइंग अप, हाउ डज इट इम्पैक्ट इकोनॉमी? स्पेशली जो 10 ईयर ट्रेजरी का यील्ड होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा आपको ये समझना है कि 10 और 30 इयर्स वाला जो है वो फ्यूचर, मतलब इन्वेस्टर्स कितनी स्टेबिलिटी देख पा रहे हैं यूएस इकोनॉमी में, वो 10 ईयर और 30 ईयर से पता चलता है कि इतने टाइम में भी क्राइसिस सॉल्व होगा या नहीं होगा। दैट इज व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा वो कुछ ट्रेजरी में ज्यादा बड़ा हिट वो ले पाएंगे। तो रेट कट्स करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारा मैच्योर होने वाला है डेट, तो वो नहीं चाहते ज्यादा इंटरेस्ट पे करना, तो रेट कट्स तो आएंगे, लाने पड़ेंगे। सही नहीं है इकोनॉमी के लिए, लेकिन लाने पड़ेंगे। लेट्स सी, इधर कुआ उधर खाई ऐसी सिचुएशन है उनकी। वॉज ब्रेक्सिट ऑल्सो पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट? हाँ,
ब्रेक्सिट ऑल्सो वॉज अ पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट। एक फैक्शन जो डीप स्टेट का चाहता था कि ये हो। इलॉन इन्वॉल्व इन यूके नाउ, करेक्ट, अब इन्वॉल्व है। स्टिल्फ ड्रिंक फाइनेंस जी धन्यवाद। विच करेंसी विल डीएस मेक एस? नो करेंसी, it will be a multi-currency basket. They will need a currency to control the globe. No, they will not need any currency to control the globe. मल्टीपोलैरिटी की ओर जा रहे हैं, ओके। और उनका जो कंट्रोल रहेगा वो कंपनीज के थ्रू रहेगा, जो भी रहेगा वो, ठीक है। जैसे आप देख ही रहे हो इलॉन मस्क एक्स के बारे में क्या क्या बोलता है। अब तो कंट्रीज की गवर्नमेंट को वो एक्स से चैलेंज करता है, क्योंकि आप और मैं उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं। तो वही उसकी स्ट्रेंथ है इलॉन मस्क की। जिस दिन मासेस निकलना शुरू कर दिए एक्स के हैंडल से, तो फिर कोई कोई उसके पास ये नहीं रहेगा, ठीक है। अभी तो इतना तय है कि बिटकॉइन, क्रिप्टोस और गोल्ड, ये वो न्यूट्रल एसेट हैं जो डॉलर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक है। तो अंदर से पूरा खोखला कर रहे हैं उसको, डॉलर को, ये दोनों मिलके, ठीक है। ब्रिक्स के नेशंस गोल्ड से और ये वाले जो हैं क्रिप्टोस से। ऋषिकेश जी, IT layoff percentage in India and how many percentage will back on job in India? देखिए, ले ऑफ का परसेंटेज तो एस्टिमेट करना मुश्किल है, लेकिन इतना बता सकता हूं, जो हाई पेइंग वाले होंगे उन पर पहले एक्शन आएगा। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसल होते हैं, जो वेस्टर्न क्लाइंट्स वाले हैं, जो जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, एक एक खाली रे ऑफ होप है कि भाई अगर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएट कर लेता है भारत यूएस के साथ, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जिसमें बोला ये करा जा सकता है कि 1.5-2 साल तक आईटी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिन्यू रहे, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। अगर ये हो जाता है तो शायद बहुत ही कम इम्पैक्ट हो, अदरवाइज इम्पैक्ट होगा। दूसरा, हाउ मेनी परसेंटेज विल बी बैक, ये डिपेंड करता है कि आपने क्लाइंटेल कितने डाइवर्सिफाई किए वेस्ट से, कितने आप गल्फ में लेके गए, कितने साउथ ईस्ट एशिया और जापान शिफ्ट किए, ठीक है। हम्म, उस पर डिपेंड करता है ये। चित्तव्रता जी धन्यवाद। एज एन 18-year-old प्लानिंग टू परस्यू इंजीनियरिंग, विच ब्रांच शुड आई चूज? देखिए, मैकेनिकल सबसे स्टेबल है इन सब में, लेकिन मैं इसका एक्सपर्ट नहीं, ठीक है। मैं आपको क्लियर बता दूं, ये मैं इसका, क्योंकि एक एक स्टूडेंट जो है वो एक एक लर्नर एंडलेस पोटेंशियल के साथ उसका बर्थ हुआ होता है, तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपका क्या इंटरेस्ट मैच होता है स्किल सेट के साथ जो डोमेन में चाहिए होती है। मैं सेक्टर्स बता दिया हूं आपको क्लियर, कि मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, प्रेशियस मेटल्स, डिफेंस और स्पेस। तो आप देख लो इसमें से एरोस्पेस और डिफेंस में क्या जा सकता है, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर में भी इनोवेशन नहीं हुआ है, ओके, तो वहां भी इनोवेशन की बहुत जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग में भी जरूरत है। तो आप देख लो कौन सा मैच होता है वो स्किल सेट्स के साथ, सेक्टर स्पेसिफिक। साग्निक रॉय जी धन्यवाद। विल ट्रम्प ट्राई टू डिस्ट्रॉय ईयू एंड कनाडा? वो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब क्या होना है, और ही कर चुके हैं। यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट ही तो इसीलिए स्टार्ट करा था, टू स्टॉप डॉलर फ्रॉम बिकमिंग वीक। हाँ, पहला हिट एलाइज को लगेगा, बिल्कुल। वही तो, ये स्क्रिप्ट ही वो है कि एलाइज थोड़ा हिट ले ले, फिर बाकी का यूएस डॉलर लेगा। साग्निक जी धन्यवाद। व्हाई यूएस सपोर्टिंग Surpanaka mindset, women who are misusing laws? Why government supporting women and not doing anything good in society? We know what happened to Lanka and Raman for blindly supporting her. देखिए, देखिए वोट बैंक पॉलिटिक्स में जनरल मैं बता रहा हूं टेंडेंसी, ओके, इसको कोई उसका उल्टा मीनिंग मत निकालना। जनरल टेंडेंसी ये होती है वोट बैंक पॉलिटिक्स में कि मेन जो होते हैं, क्योंकि ज्यादा लॉजिक के बेस पे वोट देते हैं, तो उनका वोट फिक्स ही होता है, उसमें ज्यादा उनका ओपिनियन ज्यादा आप चेंज नहीं करा सकते।
मेल वोटर्स का, वुमेन वोटर्स का इमोशनल कोशेंट, इमोशनल डायरेक्शन ज्यादा होता है बेस्ड ऑन कौन उनको इन्फ्लुएंस करता है, बिकॉज वुमेन जनरली अग्रीएबल नेचर की होती है इन जनरल। ओके, एक्सेप्शंस होते हैं। वुमेन आर इन जनरल एग्रीएबल इन नेचर, जिसका साफ मतलब होता है कि पॉलिटिक्स के लिए जहां पे अब्राहमिक वोट बैंक थीम है, उसमें मेन इंसेंटिव अगर किसी को देना है जिससे वोट शिफ्ट की पैटर्न आप ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो वो वुमेन है। उसमें वोट शिफ्टिंग का परसेंटेज ज्यादा हो सकता है अगर आपने सही मैसेज पास ऑन किया। तो आप आपने देखा है लाडली बहना से लेके जितने भी अनाउंसमेंट्स होती है गर्ल चाइल्ड के लिए भी होती है, तो क्योंकि वो वोट्स ज्यादा इन्फ्लुएंस किए जा सकते हैं, मेन को आप ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, उसका लॉजिक प्रीसेट रहता है। ठीक है, तो इट्स नॉट दैट वन इज। सेकेंड थिंग, आप जो मिसयूज ऑफ लॉज की बात कर रहे हो वो मैंने पहले भी बता दिया कि लॉ के पास जाना पड़ रहा है, उसका मतलब ही ऑलरेडी बर्बाद हो आप। आपका कुल और जाति का ड्यूटीज ऑलरेडी आपने नहीं किया हुआ है, और फैमिली और कम्युनिटी आपका स्ट्रेंथ खत्म हो चुका है आपका, तभी लॉ में घसीट के ले आप जा रहे हो, आपको लेके जा रहे हैं या आप जा रहे हो, जो भी, ये तभी हो पा रहा है। ठीक है, तो वो तो वेस्टर्न टेम्पलेट है पूरा लॉ का जो सिस्टम है, तो उसका मिसयूज तो होगा ही, है ना। तो जैसे ही ये तो उसके ऊपर है ना कि आपकी आपके मदर्स ने डॉटर्स को और सन्स को वो वैल्यूज दी या नहीं दी, या वो कैश कलेक्शन में बिजी थी जब वो ग्रो हो रहे थे। बहुत साफ है। कोई भी सोसाइटी का इंटरनल सिक्योरिटी उस पर डिपेंड करता है कि बच्चों की मदरिंग सही हुई है या नहीं। ये मैं पहले के टॉक्स में भी समझा चुका हूं। मतलब फ्यूचर जनरेशन की डॉटर्स की सिक्योरिटी उस पर डिपेंड करती है कि मदर ने बर्थ रेट मेंटेन करा है या नहीं, और सही वैल्यूज दी है या नहीं लड़कों को भी। अगर मदर्स कोई एक्ट और एक्टिविटी में बिजी थी तो आपको क्राइम वाली सोसाइटी मिलने वाली है। पुलिस, कॉन्स्टिट्यूशन, जज, गवर्नमेंट लीडर्स, ये लोग क्राइम नहीं रोक सकते, ये कॉम्पनसेशन दिलवा सकते हैं क्राइम हो जाने के बाद। क्राइम कौन रोक सकती है? खाली मदर। ओनली मदर्स कैन स्टॉप क्राइम्स इन द सोसाइटी। अगर मदर्स ने अपने सन्स को सही से परवरिश दी है तो सोसाइटी में क्राइम नहीं होगा। व्हाई कांट फादर्स गिव? फादर्स लाइफ स्किल दे सकते हैं, फादर्स वैल्यूज नहीं सिखा सकते जो 1 to 6 की एज में आती है, वो वैल्यूज मदर्स ही दे सकती है। क्यों? क्योंकि फादर्स मार्केट एब्यूज झेल रहे हैं बाहर, जो वर्क करने, जो भी कोई बाहर मार्केट में एक्सपोज्ड है, वो मार्केट की ब्रूटैलिटी झेल रहा है रोज। तो वो वैल्यूज सिखाने के लायक बचा नहीं है वो व्यक्ति। समझे? जैसे मैंने इसको एग्जांपल भी दिया था कि अगर मेन जो है वो अपने जॉब रोल के हिसाब से 100% कॉस्ट पे प्रॉफिट चढ़ा के इनवॉइस बना रहे हैं, क्योंकि उसका जॉब रोल है, उसको इस चीज की सैलरी मिल रही है, फिर वो घर पे आके बच्चों को ये नहीं सिखा सकता कि चोरी नहीं करनी है, जब वो खुद कर रहा है, करके आ रहा है वो। इसीलिए मदर्स जो मार्केट में कंपटीशन नहीं झेली है, वो ब्रूटैलिटी नहीं झेली है, वो ही अपने सन्स और डॉटर्स को सही वैल्यूज सिखा सकती है। वो मदर्स जो बाहर मार्केट ब्रूटैलिटी झेल रही है, उससे तो बच्चे जो है वो एब्यूजिव वर्ड सीखेंगे। ठीक है, तो ये दिस इज डेटा आई एम सेइंग, एक्सेप्शंस तो हो ही सकते हैं, जनरल डेटा आई एम सेइंग। ठीक है, हम्म। अंकित तिवारी जी, धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। ऋषिकेश जी, देयर इज समथिंग डिवाइन इन गुकेश आईज एंड फॉरहेड। करेक्ट, बिल्कुल सही। अंकित तिवारी जी धन्यवाद, पर वो उसको गुकेश को समझ में आना चाहिए। जो मुझे दिख रहा है और आपको दिखा, वो उसको समझ में आना आना पड़ेगा कि
लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है, कुछ और है, वो नहीं आया तो इट विल बी वेस्ट, फिर वो चेस ही खेलता रहेगा, ऐसा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो ब्लेस्ड सोल्स होते हैं वो फिर वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि पता ही नहीं लग रहा है, कुछ और डायरेक्शन में कुछ और अचीव हो गया, ऐसा है। ठीक है, चलो, वो भी खराब नहीं है, मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप और ये सब इट्स आल्सो गुड, बट अगर लाइफ पर्पस मिल जाए तो इट इज वेरी गुड। और एज कम है तो पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है अभी भी। अम, अंकित जी, धन्यवाद। हाउ एंड बाई व्हेन डू वी अचीव डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान? हमको वो अचीव करने का कोई काम ही नहीं, वो खुद ही कर लेगा जो करने का होगा। बहुत फेक न्यूज मत देखो, पाकिस्तान और बांग्लादेश सारा फेक चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। ऋषभ पटेल जी, धन्यवाद। स्कूल जाती वर्ण ड्यूटीज विवाह के पहले, अब पहले ही करोगे ना तो ही लाइफ पार्टनर सिलेक्ट कर पाओगे, पहले ही करोगे। मैंने मैंने मेरी ग्रैंड मदर को देखा है, साल में 2 से 3 बार अ, खाना खुद परचेस करके ला के बना के फिर पूरे समाज के लोगों को बिठा के सर्व करके खिलाया है। कुछ ना कुछ धार्मिक ओकेजन बोल के, बट इट इज वेरी क्लियर कि उसका बेनिफिट आपको मिलेगा नेक्स्ट जनरेशन के लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट करने के लिए। मतलब मेरे फादर, उनके ब्रदर्स, उनके लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने के लिए ये जरूरी है कम्युनिटी ड्यूटीज करनी, तब जाके आप सामने वाली फैमिली का लीगेसी और ये सब चेक कर पाओगे, तब जाके आप आपका लीगेसी एस्टैब्लिश कर पाओगे इन द कम्युनिटी। तो जिन्होंने भी, क्योंकि बड़ा मजाक लगता है ना, क्योंकि आज की जनरेशन को आप बोलोगे कि खाना लेके आना है, पकाना है, इतने सारे लोगों को झुक झुक के सर्व करके खिलाने का है पर्सनली, ये आज की जनरेशन को आप बोलोगे तो बोलेगा नहीं नहीं, उसको केटरिंग वाले को ऑर्डर दे देते हैं। फिर धीरे धीरे आएगा, बुलाना ही क्यों है, बाहर ही रख देते हैं कहीं और, ठीक है, घर पे भी नहीं बुलाना है। तो ये क्योंकि लॉजिक पता नहीं है कि हमारे एंसेस्टर ये सब मेहनत क्यों कर रहे थे, उनको लग रहा है कि सब ऑर्थोडॉक्स धार्मिक थिंग, ऑर्थोडॉक्स धार्मिक नहीं भाई, दीज वर क्लियर इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट था सोशल कैपिटल में, जिसका सोशल कैपिटल नहीं है उसका कोई स्टैंडिंग ही नहीं है आज। जिसके बर्थ रेट मेंटेन नहीं, उसको पूछ कौन रहा है, हु इज आस्किंग देम? जिसका कम्युनिटी स्ट्रेंथ नहीं है उसको कौन पूछ रहा है? कल को कोई गाड़ी चढ़ा के उसके ऊपर से चला जाएगा, बोलेगा इसका कोई है ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है? करोड़पति भी होगा, अब्जोपति होगा, तो क्या फर्क पड़ता है? जिसका कोई नहीं है उसको 2 झापट लगा के कोई चाबियां खींच के ले जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी में घुस जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है उसको? कोई जब है ही नहीं उसका। इसीलिए तो मैं बताया ना, लास्ट वाले 2-3 टॉक से मैं बता रहा हूँ कि सिंगल चाइल्ड वाले पेरेंट्स जो हैं वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल इसलिए हैं क्योंकि अपने सिंगल चाइल्ड को वो अकेला छोड़ के जाने वाले हैं प्लेनेट पे, जिसका कोई नहीं होगा। तो मत करो ना भाई, मत बर्थ दो। क्यों उसका सुसाइड करवाना चाह रहे हो आप? क्यों उसकी पिटाई करवाना चाह रहे हो? उसका एक्सप्लॉयटेशन ही होगा। सिंगल चाइल्ड का तो एक्सप्लॉयटेशन ही होगा ना, भर भर के सब करेंगे। कंपनीज वाले करेंगे, बिल्डर्स करेंगे, बैंकर्स करेंगे, स्कूल वाले करेंगे। सिंगल चाइल्ड को तो कोई छोड़ेगा ही क्यों पिटाई करने में, जिसका कोई नहीं है? या तो मत करो, या तो दो तो मिनिमम करो, या तो बर्थ ही मत दो। उसकी लाइफ हेल क्यों बनवाना चाहते हो आप? तो चले जाओगे। नहीं तो समझ के बाहर है सिंगल चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट। मतलब उसको आप बराबर से श्राप देके जा रहे हो। तू तो गया भाई, हम तो जाएंगे, उसके बाद तेरी क्या हालत होने वाली, सिर्फ पैसे होंगे उसके पास, बस और कुछ नहीं होगा उसके। मतलब पैसे भी उसके लूट लिए जाएंगे सिंगल चाइल्ड के, मार पिटाई करके। गैंग आएगी सारे गरीबों की, जो उसको मारेंगी पीटेगी, उसकी प्रॉपर्टी पे भी कब्जा कर लेंगी। तो सिंगल करने वाले तो पेरेंट्स बड़े ही क्रिमिनल है। वो मतलब कर्ज देके जा रहे हैं अपने बच्चों को। या तो दो, या तो मत करो। एटलीस्ट दो 2 चिल्ड्रन। ठीक है। ऋषिकेश जी, धन्यवाद। इज इंडियन बैंक जॉब्स इन डेंजर, ले ऑफ इन दिस क्राइसिस? बैंक जॉब्स, इंडियन बैंक जॉब्स,
आई डोंट थिंक सो। नहीं, इन दिस क्राइसिस नो। मे बी रीसेट के बाद शायद कुछ कम होए, वो तो नई रिक्रूटमेंट कम होएगी अगर होगी भी तो। संतोष कुमार जी धन्यवाद। इम्पैक्ट ऑन स्पोर्ट्स लीग ड्यू टू डी डॉलराइजेशन। स्पोर्ट्स लीग ड्यू टू डी डॉलराइजेशन, मुझे नहीं लगता ज्यादा इम्पैक्ट होएगा उसका। हम्म। कमल जी धन्यवाद। टुडे मोदी जी अनाउंस फ्री इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर विन, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड व्हेन विल बी फ्रीबीज कल्चर इन इलेक्शंस रिड्यूस्ड? फ्रीबीज कल्चर तब रिड्यूस होएगा जब सारे के सारे हिंदू वोट देने जाएंगे, तब तक तो नहीं हो सकता, है ना? कितने परसेंटेज गुल्ली मारते हैं वोटिंग के दिन, फिर झेलो टैक्स। तब तक तो ये फ्रीबीज कल्चर नहीं जाएगा। दूसरा, मैं मानता भी हूं कि कुछ टारगेटेड बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते फिर खटाखट वाला आके सब कुछ दे दे। उससे अच्छा आप ही थोड़ा दो, दैट मेक्स मोर सेंस। भरत रेड्डी जी धन्यवाद। आई एम लीविंग यूएसए फॉर इंडिया, बढ़िया। इज इट ओके टू लीव 100K, 30% ऑफ माई पोर्टफोलियो फॉर माई किड्स टू यूज इन द फ्यूचर? देखिए, उसमें से जो क्राइसिस का हिट लगेगा उतना परसेंटेज तो कटेगा, उसका तो आप तैयारी रखें। करेक्ट, उसमें से कटेगा। महादेव जी धन्यवाद। हु इज बेस्ट किंग इन द लास्ट 1300 years एंड व्हाई? बेस्ट किंग इन द लास्ट 1300 years, कोई नहीं। एक भी नहीं, लास्ट 1300, नो। महादेव जी धन्यवाद। स्ट्रीम्स से डीकोलोनाइजेशन डोज के लिए धन्यवाद, धन्यवाद जी। हाँ, हम क्यों नाच रहे हैं वो समझ नहीं आई ना, मेरे को समझ नहीं आई। जैसे वो उसका हमको पता है कि भाई वेस्ट के लोग नाच रहे हैं, वो अरेबिक सॉन्ग्स का रिमिक्स बना के, जिसमें क्रिश्चियंस और ज्यूस को मार के रेडिकल्स नाचते थे, उसी सॉन्ग का रिमिक्स बना के नाच रहे हैं यंगस्टर्स। उन्हीं के पूर्वजों को जिनको मारा गया, उसी सॉन्ग्स का रिमिक्स बना के नाच रहे हैं। अच्छी आपकी गेमिंग जी धन्यवाद। व्हेन विल यूक्रेन वॉर एंड? ऑलरेडी एंड हो चुका है। ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प आएंगे फिर ऐसे डील्स दिखाएंगे, प्रोसेस है, वो तो होता रहेगा। व्हेन विल प्रिंटिंग मशीन स्टॉप? स्टॉप नहीं होगा, अभी तो बहुत आबरा का डाबरा बाकी है, तो वी डोंट नो। यूनिराइडर जी धन्यवाद। इज HB1 a USD distribution program for the world, and is this why government trade negotiations ask for more work visas for? देखिए, यूनिराइडर जी, हर एक कंट्री में इन्होंने, जैसे चाइना को मैन्युफैक्चरिंग दे रखा, हमको सर्विसेज दे रखा, हर जगह इन्होंने, इट्स लाइक थोड़ा थोड़ा सबको कोऑप्ट करवाया, वेस्टर्न टेम्पलेट को हाई नजर से देखने के लिए और अपनी कंट्रीज को बुरी नजर से देखने के लिए, लोगों को अपने धर्म से डिस्करेज करवाने के लिए और इंसल्ट करवाने के लिए, इसलिए डॉलर्स दिए गए जिसको भी दिए गए। जिसको भी डॉलर्स में पेमेंट हुई वो इसलिए दी गई हर एक कंट्री में, ताकि वो बाकी के सिटीजन्स को गंदी नजर से देखें कि तुम तो हो ही बेवकूफ, तुम तो सड़े हुए लोग हो, तुम तो गधे हो, तुम गंदे लोग हो। ऐसी कमेंट्स करवाने के लिए उनको पेमेंट्स दी गई, जिसको भी दी गई, सबके सब। ठीक है, चाहे वो कोई भी सेक्टर में वर्क कर रहा हो, उसको आप देखो, आप जी देखो, जिसको भी डॉलर्स की पेमेंट्स हुई है लास्ट 20-30 years में, वो अपनी कंट्री के बारे में क्या बोलता है, देख लो आप खुद, धर्म के बारे में वो क्या बोलता है। उसको आप थोड़ा भी कुछ सब जाने की, धर्म रिलीजन ये सब बोलोगे तो वो दूर भागेगा, बोलेगा नहीं नहीं मेरे को इसमें। वो उस हद तक का सेक्युलराइज और कोलोनाइज हो चुका है कि उसको खाली वेस्टर्न टेम्पलेट ही लाइफस्टाइल का दिखता है।
ठीक, उसको वही सही लग रहा है, उतना वो कोलोनाइजेशन हो चुका है कि वो सुनने को भी तैयार नहीं है कि ये पूरा क्या हिस्ट्री था। ओके, तो अगर आप पास्ट की बात करोगे तो भी वो बोलेगा वो सब पास्ट है ना, अभी ये है ना। दैट इज द मेंटालिटी। वो तो ये मानेगा ही नहीं ना कि वो 50 साल से फेक लाइफस्टाइल रिच वाली जी रहा है। उसको तो ये लग रहा है कि वो सच में इंटेलिजेंट था इसलिए इतनी पेमेंट हुई। वो थोड़ी मानेगा। इनफैक्ट इलॉन मस्क भी अभी जो लिख रहा है वो उसमें ये बोल रहा है एआई, क्लाइमेट चेंज, पुतिन, शी जिनपिंग, ये सब इनको ब्लेम किया जा रहा है। कोई ये नहीं बोल रहा है कि हम मुफ्त का प्रिंटिंग मशीन में से करेंसी छाप रहे थे और बाकी के पूरे वर्ल्ड को हम इन्फ्लेशन, हमारा लाइफस्टाइल का बिल भेज रहे थे और मजे से जी रहे थे। ये कोई नहीं लिख रहा है, ये तो मैं बता रहा हूं। आप लास्ट 50 ईयर्स आईटी सेक्टर में जो पेमेंट हुई और एनआरआईस जिन्होंने बहुत सारे पैसे बनाए, उनको जरा जाके पूछ के देखो कि ये, उनको बोलो ये पूरा फेक था, वो मानने वाले हैं? वो मानने वाले हैं कि ये प्रिंटिंग मशीन के पास नजदीक बैठे थे इसलिए उनको ये पेमेंट हुई, ये रियल पेमेंट्स है ही नहीं। वो मानने वाले हैं क्या ये बात? नहीं मानने वाले, क्योंकि वो पूरा उनका उनका सेल्फ एस्टीम उन्होंने उस वर्क पे अटैच कर दिया और पेमेंट अच्छी खासी मिल रही थी जो दिख रहा था। और मीडिया ने भी साथ में फेक न्यूज चलाया कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। वो धर्म ड्रेन था। ब्रेन ड्रेन अब वो अटेम्प्ट करने वाले हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप आके ब्रेन ड्रेन अटेम्प्ट करने वाले हैं। अब वो सही वाला क्राइटेरिया बिठाएंगे आपका रियल टैलेंट ले जाने के लिए। अब जो नया आएगा वो, ये लोग जो 50 साल में गए वो ब्रेन ड्रेन नहीं था, वो धर्म ड्रेन था। अब वो ट्राई करेंगे कि रेगुलेशंस ऐसे ट्वीक किए जाएं कि आपके टॉप साइंटिस्ट वहां पे जाए। टॉप 1% की मैं बात कर रहा हूं। 50 साल में जो गए वो टॉप वाले नहीं थे, वो मीडियोकर वाले थे। लेकिन हमारे तो मीडियोकर भी उनसे इंटेलिजेंट होंगे, बिकॉज धर्म का जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चनिंग का, उसकी वजह से। और वो जो फिनेंस का बैकग्राउंड जो आता है, प्रिंसिपल्स, सेविंग्स वाली लाइफस्टाइल वाला, वो धर्म से आता है। इसके लिए वो सक्सेसफुल है और इंटेलिजेंट भी है, लेकिन वो धर्म की वजह से, नॉट बिकॉज दे वर इंटेलिजेंट। अब ब्रेन ड्रेन अटेम्प्ट होने वाला है। अब जो नए रेगुलेशंस प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम लेके आएगी, उसके अंदर आपका टॉप 1% को कैसे अट्रैक्ट करके वहां ले जाएंगे उसका प्लान बनेगा। लेकिन एक चीज जो प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम को नहीं पता है, जो मैं अभी आपको बताता हूं, हमारा जो टॉप 1% है, टॉप 1% इंटेलेक्ट, वो पैसे से अट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है। टॉप 1% कभी भी पैसे से अट्रैक्ट नहीं होता, हो ही नहीं सकता है। उसका लाइफ ही अलग रहता है। वो अलग ही दुनिया में जी रहा होता है। हाँ, संजय पोडुवाल जी धन्यवाद। डॉक्टर अंकित जी, if Bharat moves to digital banking, will the FD interest rates stay same or similar? डिजिटल के बाद आप डाइसेक्ट कर सकते हो कि बच्चों को इतने रेट पे देना है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करना चाह रहे हैं, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करना चाह रहे हैं, तो उनको ये रेट पे मिलेगा। ठीक है। और एजेड लोग हैं जो इंटरेस्ट रेट पे जी रहे हैं, उनको ये परसेंटेज दे सकते हो। तो डिजिटल से वो बेनिफिट बहुत बढ़ जाएगा कि आप डाइसेक्ट कर सकते हो हर एक को अलग अलग रेट्स में। अभी प्रॉब्लम हो रहा है, अभी सबको वो, क्योंकि फिजिकल नोट्स की जो जो उसकी लिमिटेशंस हैं, उसकी वजह से आप इतना ट्वीक नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। व्हाट अबाउट बैंक लोन रेट्स? ओवरऑल थोड़ा गिरना चाहिए। ओके। ओके, अक्षय जी धन्यवाद। सर, आफ्टर यूएसए डी वैल्यूज, what will be the situation in India? Does price of goods come down? I don't think so. What about salaries of IT engineer who's earning 50 lakhs? This will not be possible. अभी जो 50 ले रहा है उसको 50 मिलेगा? I don't think so. Saurabh Arora ji, धन्यवाद. Buying a property in Gift City, looking at the outlook of how the whole world would change, is home loan better or pay from assets? मतलब एसेट बेच के एसेट लेना बेटर है या होम लोन लेना बेटर है, ये पूछ रहे हो? होम लोन इज बेटर, अगर इन दोनों में से ही सिलेक्ट करना है तो।
बाकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये दिस इज नॉट पूरा जानना पड़ता है। आई कैन टेल, कांट टेल ऑन यूट्यूब। निक जी धन्यवाद। मेनी पीपल आर सेइंग दैट अ न्यू पेंडेमिक कैन कम हियर, पॉसिबल। न्यूज ऑफ चाइना गेटिंग अफेक्टेड बाय अ न्यू वायरस, व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? असुर बुद्धि है, कुछ भी कर सकते हैं। वैसे ही उनको सबको बूढ़े नहीं चाहिए, पेंशन का पूरा लायबिलिटी उनके सिर पे आके बैठा है। वेस्ट की कंट्रीज के, चाइना के, यूरोप, यूएस, सब, जापान, हर जगह सारा पेंशन और रिटायरमेंट का मत्थे आके बैठा है, और वर्किंग पॉपुलेशन है नहीं, तो देंगे किसकी जेब में से? पॉसिबल है नया वायरस, मे बी उसको, उनको लग रहा है ये सॉल्यूशन। बिल गेट्स तो ऐसे मच्छर बना रहा है ना, वैक्सीन पहुंचाने वाले मच्छर, मतलब मच्छर छोड़े जाएंगे आपके ऊपर, वो आपको आके काटेंगे और वही वैक्सीन है, ऐसा बिल गेट्स कह रहा है। मैंने बताया ये कैसे लोग हैं। निक जी धन्यवाद। फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, पॉजिटिव। ओम प्रकाश जी बागरी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। Venkata ji, I see a lot of confusion about handling debt. As once he says, Bitcoin, tariffs, Doji seems like complex to solve the problem without losing reserve currency. बिल्कुल, वो स्टेटस तो उनका गया, वो तो इवेंचुअली जाने वाला है। 2029 2030 इज लास्ट, उसके बाद वो स्टेटस नहीं है, सिवाय जो अमेरिकन इकोनॉमिक यूनियन में जबरदस्ती वो अपने एलाइज के ऊपर थोपेंगे, मे बी दैट वन, बाकी इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, चलो नेक्स्ट। Will this latest attacks in US divert attention away from Indians towards Muslims, or will MAGA continue to attack Indians? नहीं, उन्होंने टेस्ट, ये उनका टेस्ट राउंड था ये देखने के लिए कि एनआरआईज क्या रिएक्ट कर रहे हैं। उन्होंने देख लिया कि कुछ नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट सारे डिफेंसिव मोड में ही है, तो अब वो एक्शन ले सकते हैं। मतलब उनके कांग्रेस में से उनके जो रिपब्लिकन्स के पॉलिटिशियंस हैं वो पॉजिटिव बोलते जाएंगे, यहाँ से एक्शन होती जाएगी, यहाँ से पॉजिटिव बोलते जाएंगे, नीचे मार पड़ती जाएगी, ऐसे ऐसे चलेगा टिल रीसेट। ठीक है, इंडियंस के बारे में पॉजिटिव बोला जाएगा पॉलिटिशियंस के द्वारा, एक्शंस कंटिन्यू की जाएगी, और नीचे स्ट्रीट में पूरा डिस्क्रिमिनेशन चलेगा। बताया ही था मैंने, 2022 का प्रेडिक्शन है। अब तो न्यूज आ गया है, अब तो सब कोई एनालिसिस करेगा। 2022 में बता दिया था कि ये होने वाला है। रुद्र जी धन्यवाद। डू यू थिंक ट्रम्प विल प्रिंट मोर डॉलर अगेन टू स्टिमुलेट जॉब्स? पॉसिबल, नॉट फॉर स्टिमुलेटिंग जॉब्स। वो तो इंपॉर्टेंट है भी नहीं उनके लिए। उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे ये डेट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्योंकि खाली लास्ट लास्ट 4 मंथ्स का अगर आप इंटरेस्ट का सर्विसिंग कॉस्ट देखोगे तो डिफेंस स्पेंडिंग को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, आगे बढ़ता ही जाएगा वो, और ऊपर से कोई वॉर अनाउंस होता है तो और बढ़ेगा वो डेट। To pay for Japan, and that will bring down the dollar value of export. To pay for Japan, पेमेंट तो टैरिफ्स में से करने वाले हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प ये बोल रहे हैं। चाइना ऑलरेडी उनको सैंक्शन करना शुरू कर दिया है, उनको पता लग गया है, चाइना को तो पता ही था डीकपलिंग, लेकिन वो कोऑर्डिनेटेड डीकपलिंग चल रहा था क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था। अब इसके साथ कोऑर्डिनेटेड डीकपलिंग नहीं होगा, पूरा एब्रप्ट होने वाला है चाइना का, तो चाइना ने ऑलरेडी सैंक्शंस करना शुरू कर दिए हैं यूएस की कंपनीज को। अब बहुत सारी उनकी डिफेंस की सप्लाईज का असेंबली और मटेरियल वहां से आता है, चाइना से, यूएस का यूरेनियम रशिया से, और डिफेंस सप्लाईज की चीजें चाइना से, पुर्जे, है ना? क्या हाल है? Let's see. और फिर बोलते हैं कम्युनिज्म कैपिटलिज्म अपोज ईच अदर। कॉर्नर जी धन्यवाद। व्हाट आर द शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द डीएस मूविंग टू भारत? हम्म, यहाँ पे वोकिज्म, एलजीबीटीक्यू, ये सब ट्राई किया जाएगा,
फेमिनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, ये सब। और हमारे बिजनेसमैन को बिगाड़ने की कोशिश भी होएगी डील्स करके सरकार के खिलाफ। और पॉजिटिव में करेंसी हमारी स्ट्रांग होगी, सिटीजन्स को हार्म नहीं करेंगे क्योंकि रेवेन्यू वहीं से मिलता है इनको, कंज्यूम करेंगे तो प्रॉफिट होएगा। सिटीजन्स को परेशान नहीं करने वाले, लेकिन नेशनलिस्ट लीडर्स को थ्रेट हो सकता है। ठीक है। पार्था जी, व्हाट रिपरकशन ऑफ नो डीप इन दिसंबर? विच नो डीप इन दिसंबर? डिप तो हो चुका ऑलरेडी, 3.5 to 7% जो बोला था। कौन सा नो डिप? विल रिफॉर्मिंग H1B program end up shifting some social media headquarter to भारत in Trump's speed mode? वो तो जयशंकर जी ने उसी दिन बोल दिया था जिस दिन प्रेसिडेंट ट्रंप का रिजल्ट आया। वो ऑस्ट्रेलिया से क्लियर बोल दिए वेदर टैलेंट गोज टू कंपनीज और कंपनीज गो टू टैलेंट, लेट देम डिसाइड। ये बोला था जयशंकर जी ने ऑस्ट्रेलिया से, ये उनके शब्द है। देखते हैं कितने शिफ्ट होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो कंजम्पशन से ही होता है। और कितना प्रेसिडेंट ट्रंप शिफ्ट होने देते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन ना। सामने कुछ नेगोशिएशन भी होगा। Sachin on YouTube, news of new COVID-like virus outbreak in China. Is it real? चाइना में एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो तो ही हैज, उसका तो आयरन हैंड कंट्रोल है शी जिनपिंग का। तो ये सब पॉसिबल है चाइना के अंदर। ओके। स्वारेंदु जी धन्यवाद। फ्रेंच ओलंपिक मैप शोज भारत एज आइलैंड कनेक्टेड टू यूएस बाय लाइन। व्हाट डज इट मीन? नहीं, वो आपने गलत देखा है। वो उस तरफ से ऐसे दिखाया गया है, आप जो देख रहे हो वो आई थिंक दैट वाज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो एक तरफ से वो एशियन ये यूनिटी दिखा रहे हैं उस तरफ। ये मेरा अनुमान है। अखिल जी धन्यवाद। आई हैव अ कार लोन, आई एम प्लानिंग टू सेल द कार दिस डिसम्बर एज द डॉलर वैल्यू फॉल्स, द पीपल ऑफ कार टू बी सोल्ड शुड गो अप एज द डॉलर वैल्यू फॉल्स। नया कुछ भी नहीं लेना है, दैट आई कैन टेल यू। नो वेस्टर्न एसेट टू बी टच्ड। ठीक है। टू बी सोल्ड शुड गो अप, यूज्ड वाली है तो सेल्स का रेवेन्यू शायद ज्यादा आए, पॉसिबल। नुपुर जी धन्यवाद। भारत में डिजिटल रुपी भी फ्यूचर में ऑर्वेलियन स्टेट तो नहीं बन जाएगा? व्हाट व्हेन वी डोंट हैव अ धार्मिक लीडर लाइक मोदी देन विद पावर? देखिए, डिजिटल करेंसी में जो, क्योंकि मैंने जब इस पर रिसर्च पेपर लिखा था इंडिया फाउंडेशन के लिए, तो मैंने जितने भी कंसर्न्स डाले थे उसमें से ये एक था। लेकिन मैंने सजेशन में ये डाला था कि 200 से नीचे की नोट्स, 200 और उसके नीचे का सारा करेंसी रहना चाहिए। 500 पे आप एक्शन ले सकते हो, ये मेरा सजेशन था। और ट्रांजैक्शन टैक्स आएगा, दैट इज व्हाट ऑन डिजिटल। लेकिन ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कल को अगर रॉन्ग गवर्नमेंट आई और उसने उसका मिसयूज किया, क्या मिसयूज पॉसिबल है? पॉसिबल है, मिसयूज पॉसिबल है अगर गलत पर्सन आता है तो। दैट्स अ फैक्ट। ठीक है। स्वर्णेंदु विकास जी, यूगी assassinating US CEO, a message to rich NRI। बहुत सारे असैसिनेशन, इतने बच्चे तो मार दिए गए, जनवरी से ही शुरू हो गए। उनको पूछो ना जो वो ये हमारे लूटेंस के जो एक्सपर्ट्स, महानुभव जो प्रमोट कर रहे थे वेस्ट को। वेस्ट में पढ़ाई तो वेस्ट में ही करनी चाहिए, उस अभी भी वीडियोस हैं उन महानुभवों के, निकाले नहीं है उन्होंने वो वीडियोस। और जनवरी से सारे मारना शुरू हो गया उनका। तो ये तो बढ़ने वाले हैं, ये रैंडम इंसिडेंट्स कम नहीं होने वाले। बहुत साफ है, इसमें कोई क्लियर रेसिज्म दिख रहा है। उनको क्या H1B के साथ लेना देना, क्या टाइनी पोर्शन होगा H1B या स्किल्ड भारत से जो गए हैं उसका परसेंटेज क्या होगा, मुझे ये बताओ।
अनस्किल्ड का भी गिन लो तो भी क्या परसेंटेज होगा पॉपुलेशन का? कुछ भी नहीं है। ये सारे मागा हैंडल्स को पर्सनली क्या लेना देना है इन सब के साथ? पूरा प्लान्ड तरीके से था रेसिज्म, क्लियर रेसिज्म का सिग्नल दिया गया था ऊपर से कि करो, ठीक है। सो डोंट बी इन एनी काइंड ऑफ अ डिल्यूजन। तुम्हारा कंट्री नहीं है वो, तुम्हारा थोड़ी है। आदर्श भारद्वाज जी धन्यवाद सर। मैं एनटीपीसी में मैं जॉब छोड़ के एमटेक करना चाहता हूँ। हाउ कैन आई गेट अ टाइम स्लॉट फॉर कंसल्टेशन? नीचे मेरा ईमेल आईडी है, आप कंसल्टिंग के लिए वहां ईमेल करें। और लंबी क्यू होगी, ठीक है, तो जब नंबर आएगा तब हो पाएगा, ठीक है। वेंकटेश जी धन्यवाद। विच आईटी कंपनीज विल सर्वाइव द रीसेट? जो डाइवर्सिफाई कर चुकी होंगी या मर्ज करने का डिसीजन ले लेगी, बोलेगी उससे अच्छा मर्ज हो जाते हैं जो सही से चल रहा है उसके साथ। दो में से एक। जितेंद्र जी धन्यवाद सर। मैं नर्स हूँ, मेरे दोस्त फॉरेन चले गए, मैं 2 ईयर कोर्स करके अपना क्लिनिक ओपन करने का। फॉरेन के लिए अभी बजट का, फॉरेन जाना क्यों है? अगर जाना भी है तो गल्फ या रशिया या जापान, तीन में से एक, ठीक है। विनायक जी धन्यवाद। बीइंग साइंटिस्ट बिकम इजियर इन पोस्ट रिसेट भारत, बिल्कुल। करेंसी का कंट्रोल आएगा, मतलब इनोवेशन करने के लिए लो रेट इंटरेस्ट रेट लोन दे पाएगी डिजिटल करेंसी में गवर्नमेंट। ऑब्वियसली अब इनोवेशन भारत में शुरू होगा, यहीं के बच्चे हमारे लिए इनोवेट करेंगे, हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म सारे बनाने। बहुत काम पड़ा है, कितना काम पड़ा है ये सोचो। फार्मिंग में कुछ भी इनोवेट नहीं हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी नहीं हुआ, फूड प्रोसेसिंग में कुछ भी इनोवेट नहीं हुआ, लॉजिस्टिक में कुछ भी इनोवेट नहीं हुआ। शिप्स अभी बनाना शुरू हो रही है। मैं अभी कुछ टाइम पहले संजीव सान्याल जी का टॉक सुन रहा था, वो शिप्स की बात कर रहे हैं। पूरा बाकी है, पूरा का पूरा काम ही बाकी है। सारे के सारे वो कुली टास्क में लग गए थे अमेरिका के, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी का तो पूछो ही मत, उतनी अपॉर्चुनिटी है। करना है कि नहीं है, वो एंटरप्राइजिंग वाला माइंडसेट है या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। सुस्मित अंतर जी धन्यवाद। और ये सोच के देखो कि वेस्टर्न करेंसीज का पावर जाने के बाद कितना बड़ा वर्ल्ड का मार्केट आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि यंगस्टर्स भी नहीं है उनके पास, पैसे बूढ़े हो चुके हैं, तो पैसे लगाएंगे किस में? यंगस्टर्स में लगाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे मिड साइज बिजनेसमैन होंगे कंट्रीज में जिनके बच्चे नहीं हैं या एक ही है या जो भी है, वो ढूंढ रहे हैं कि कोई ढंग का मिल जाए तो उसको बिजनेस दे दे। ऐसे होंगे बहुत सारी कंट्रीज में। तो जापान, कोरिया, जहां जहां एजिंग हो चुका है, जहां जहां रशिया, राइट, जहां जहां एजिंग हो चुका है, वो ढूंढ रहे होंगे कि कौन ये बिजनेस चलाएगा हमारा। वरना पूरा चालू बिजनेस चौपट हो जाता है अगर कोई नहीं है मैनेज करने वाला तो, राइट। तो अपॉर्चुनिटी का तो कंप्लेन करना ही मत, भारतीयों को करना ही नहीं चाहिए अपॉर्चुनिटी का कंप्लेन। मेहनत नहीं करना है या जॉब ही ढूंढ रहे हो, ये दिक्कत है तुम्हारी। अब गल्फ में कितने एनआरआईज हैं भारत के? कितने एनआरआईज गल्फ में रहते हैं तो जॉब ही कर रहे हैं। तो सैटरडे संडे मार्केट में जाके सर्वे क्यों नहीं करते कि ये कौन सी वेस्टर्न ब्रांड्स चल रही है जिसको रिप्लेस किया जा सकता है? ओके, क्या यूएसपी बनाया जा सकता है, क्या प्रोडक्ट मार्केट का गैप है? ओके, तो भारत से गल्फ का अगर साल का 2-3 भी एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाता है तो फिर जॉब करने की क्या जरूरत है? करना ही नहीं है, बस बस ऐसे जॉब ही करना है, इंटरव्यू देते रहते हैं पागलों की तरह। तो ऐसे नहीं होता है, आप खुद एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप बिना एफर्ट्स की नहीं होती है, ओके। और फैमिली का तो बिना फैमिली सपोर्ट के एंटरप्रेन्योरशिप हो भी नहीं सकती। और स्टार्ट करना है फिक्स्ड इनकम से, ओके। बिना फिक्स्ड इनकम के भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट नहीं हो सकती। सुस्मित अंतर जी धन्यवाद। कैन ट्रम्प पोस्टपोन और रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ क्राइसिस? नहीं, पोस्टपोन नहीं, वो प्रीपोन कर रहे हैं। पोस्टपोन तो कमला हैरिस होती या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन होता तो सीक्वेंस में चलता सब। ये प्रीपोन कर रहे हैं, रिड्यूस द इम्पैक्ट नहीं हो सकता रिड्यूस।
सुजल जी धन्यवाद। CFA प्लस मास्टर इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और कॉमर्स, विच इज बेटर? ये तो आपका डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड आउट कि आप करने क्या चाह रहे हो, करियर का एंड पॉइंट क्या आपने सोचा है, उस हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा सकता है, डायरेक्ट एंड पॉइंट नहीं बताया जा सकता। इंटेल क्रिप्टो जी धन्यवाद। एज यू से डीएस नॉट जस्ट इंडिया, वो सारी कंट्रीज में जाएंगे। मल्टीपोलैरिटी हो रही है ड्यूरिंग रिसेट, देन व्हाई यूएस विल स्टिल बी रिचर देन इंडिया इन कमिंग इयर्स? रिचर इन व्हाट सेंस? इन व्हाट सेंस? लाइफस्टाइल कम होने वाला है, जो जी रहे हैं उससे कम होने वाला है। हाई परचेजिंग पावर देन इंडिया, वो डिपेंड करता है कि क्या नया रिसेट के बाद फॉर्मूला बनता है, उस पर डिपेंड करेगा। डीवैल्यूएशन होना है डॉलर का, वो तय है। श्रेय पटेल जी धन्यवाद। ऑल्सो सीन मेनी वाइट सीईओज गेटिंग इन इंडियन कंपनीज। हाँ, कुछ है ना, कुछ जो वाइट्स है यहाँ पे आके इंटरव्यूज जनवरी से ही शुरू हो गए थे इंटरव्यूज देना। इफ दे डू रेसिज्म इन देयर कंट्रीज, हाउ टू स्टॉप देम कमिंग इन आवर कंट्री? वो उतनी क्वांटिटी में नहीं है ना कि आप कुछ रिवर्स एक्शन लो, उतनी क्वांटिटी में नहीं है वो। अभिषेक जी धन्यवाद। सर, विल 2026 एंड 27 बी वर्स देन 2025? वर्स इन व्हाट सेंस? इन भारत? नो। स्टोरी एंड पिक्चर्स जी धन्यवाद। यू सेड डीप स्टेट कांट बी न्यूट्रलाइज्ड, बिल्कुल। इफ डीएस सीज एडवांटेज इन सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल, दे मे सपोर्ट इट। डज दैट मीन धर्म विल हैव टू डिपेंड ऑन डीएस फॉर रिवाइवल? नहीं। तो ये बात, आप फिर कितना पीछे जाना चाहते हो? डीएस बिल्ड कहाँ, हमारे पैसे लूट के बना ना वो? बना कैसे? हमारा पैसा लूट के बना है ना वो। जितना पीछे जाओगे तो सनातन ही निकलेगा खोज के। तो उनके सपोर्ट से रिवाइव होना ऐसा नहीं है। होना ये है कि वो कोई रिलीजन को मानते नहीं है, ना प्रमोट करेंगे। वो प्रमोट उस चीज को करेंगे जब आप इकोनॉमिक बेनिफिट उस चीज का दिखा पाते हो, तो प्रमोट करेंगे वो चीज। ठीक। वो इसलिए नहीं करने वाले क्योंकि वो भारत में इंटरेस्टेड है, वो इसलिए करने वाले हैं क्योंकि उसमें प्रॉफिट्स दिख रहा है उनको। उनको प्रॉफिट से मतलब है, उनको कोई रिलीजन, धर्म, कोई सिटी, कोई रीजियन, कुछ कनेक्शन ही नहीं है। ठीक। तो अगर आप आपके मॉडल में प्रॉफिट दिखा पा रहे हो तो वो प्रॉफिट बाकियों को भी समझाएंगे कि ऐसे प्रॉफिट होता है। ठीक। तो जैसे एडम स्मिथ का उन्होंने बहुत मार्केटिंग किया, तो अंकित शाह का भी कर लेंगे वो, अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो स्टोरी इन पिक्चर्स आर ग्रुप्स लाइक सेंटर फॉर फॉरेन रिलेशन ग्रुप द रियल डिफ? नहीं, वो तो टूल किट्स हैं सारे। दीज आर टूल किट्स। वो तो इसमें से टूल किट्स बंद भी कर सकते हैं वो, खुद अंदर ही एग्री करके वो बंद भी कर लेंगे अगर उनको लगता है तो। वीरेंद्र झा जी धन्यवाद। वैभव जी धन्यवाद। स्कॉट बेसेंट 333 प्लान कट द डेफिसिट टू 3% ऑफ जीडीपी। हाँ, पंप 3 मिलियन बैरल्स अ डे, रिस्क अपसेटिंग अरब नेशंस। नहीं, अरब नेशंस को कोई पड़ी हुई नहीं है तुम्हारी। अचीविंग इट सीम्स इम्पॉसिबल। देखिए, स्कॉट बेसेंट जी जॉर्ज सोरोस का बंदा है, ठीक है। उसके लिए कुछ इम्पॉसिबल मुझे नहीं लगता, जितना भी केओस होएगा। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम इनको थोड़ी होनी है, डीप स्टेट को थोड़ी प्रॉब्लम होनी है। प्रॉब्लम उनको होनी है जिनको वापस इलेक्ट होना है, जिनको इलेक्शन झेलना है, उनको प्रॉब्लम है। इनको क्या प्रॉब्लम है? टूल किट्स को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। आज आप देख रहे हो कि उनका एनएसए सुलीवान जो है वो भारत को विजिट करने वाला है, जब पता है कि एनएसए उसको तो रिजाइन करके जाने का है, तो भी वो पार्टिसिपेट कर रहा है। क्यों? डीप स्टेट के लिए ना। टूल किट्स जो है वो डीप स्टेट के लिए है। फिर एंटनी ब्लिंकन भी, वो भी तो रिजाइन करने वाले हैं, फिर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना चीजों में। तो जो ऑर्डर्स मिलेंगे वो तो उनको करने पड़ेंगे, जहां जहां भी अपॉइंटमेंट्स डीप स्टेट ने करी है। तो स्कॉट बेसेंट भी वैसे ही है, ब्लैक जॉर्ज सोरोस वाला बंदा। वो तो अपना काम करेगा ना, उसको कहाँ इलेक्शन झेलना है? इलेक्शन ट्रंप ने झेलना है, इलेक्शन रिपब्लिकन्स ने झेलना है। तो दोनों बैलेंस करके चलाना पड़ेगा, काम तो इनका करना ही पड़ेगा, जो भी है। नमिता जी धन्यवाद। वाई हिंदू स्प्रेड फिल्थ इन मेनी मंदिर प्रोमाइसेस? खाली हिंदूज क्यों?
इतनी पॉपुलेशन होएगी, इतनी डेंसिटी होएगी, इतनी आपकी लैंड कम होएगी, और मंदिर प्रेमाइसिस अगर ढंग से डेवलप नहीं हुआ है, जगह कम है और बहुत सारे लोग आ गए, गंदगी फैली जाएगी। दिस इज नेचुरल। पॉपुलेशन डेंसिटी का प्रॉब्लम है आपका। दूसरा, बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे गंदगी नहीं फैलाते, वो पेरेंट्स को देखते हैं कि ये वो कचरा फेंक रहे हैं तो फिर वो भी फेंकेंगे। तीसरा ये होता है कि कोई भी लोकेशन अगर आप ऑब्जर्व करो साफ पड़ा है, तो पहले 2-3 आके जो कचरा फेंकते हैं उसकी वजह से फिर बाकी सारे वहीं जाके फेंकते हैं। ठीक है, पहले 2-3 वाले का प्रॉब्लम है, बाकी एक को लग रहा है कि ये कचरे फेंकने की जगह है, तो फिर वो फेंकेंगे। ये थोड़ा सिविक सेंस का प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है, बट आई थिंक नेक्स्ट जनरेशन से काफी कुछ कम हो गया है, स्पेशली जब से प्रधानमंत्री जी ने वो स्वच्छ भारत मिशन और ये सब करा है। पहले से तो काफी कम हो चुका है। पहले तो बहुत ही खराब हाल थे, आपके ट्रेन कैसी थी पता है आपको? जो जिन्होंने भी 90s में ट्रेन में ट्रैवल किया है उन सबको पता है कि क्या हालत थी। नरेंद्र जी धन्यवाद। व्हाट इफ यूएसए इज एबल टू डीडॉलराइज यूजिंग क्रिप्टो? कर ही रहे हैं ना, एबल टू नहीं, कर ही रहे हैं। इज देयर अ पॉसिबिलिटी? हाँ, वही कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी का है कि पेरेंटिंग टिप्स फॉर बिलो 15 इयर्स एज, हाउ टू ग्रूम। हाँ, तो जरूरत पड़ने वाली है कि डॉटर्स और सन्स दोनों को उस प्रकार से ग्रूम किया जाए कि फ्यूचर उनका पेरेंटिंग का क्या रोल रहने वाला है। इसीलिए तो गुरुकुल अलग थे ना, गर्ल्स के लिए अलग थे और बॉयज के लिए अलग थे, क्योंकि मदरिंग और फादरिंग दोनों अलग चीज है। हाउ कैन बोथ बी द सेम? दोनों सेम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, फादर के साथ जो रफ हाउसिंग हो रहा है वो पूरा अलग है। फादर जिस प्रकार से प्ले करते हैं बच्चों, इन्फेंट्स के साथ, छोटे बच्चों के साथ, वो प्लेइंग का स्टाइल और मदर का स्टाइल पूरा अलग है। क्योंकि एक जो है वो लाइफ स्किल्स के लिए रेडी कर रहा है, रिस्क, शॉक, वो सब उसका काम है। दूसरे का जो है वो पेम्परिंग वाला स्टाइल है, राइट, बचा के रखने वाला, लेस रिस्की, मोर इमोशनल। तो दोनों में बहुत अंतर है, राइट, इसीलिए दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई कोई बोलते हैं सिंगल चाइल्ड सिंगल मदर वाले, ऐसे बहुत सारे फेमिनाजिज घूम रहे हैं, बोलते हैं क्या हो गया, हम दोनों रोल निभा लेंगे। दोनों रोल तुम निभा लोगे, और ऐसे एक्सेप्शंस होते भी हैं जो दोनों रोल निभाने पड़ते हैं। अब नहीं है फादर तो निभाना पड़ता है दोनों रोल, लेकिन वो बच्चे के लिए तो आइडियल नहीं है ना। और ये जब क्वेश्चन आया था बीच में, जब एलजीबीटीक्यू वाला केस चल रहा था, तब मैंने बताया था, इसके ऊपर लिखा था कि एलजीबीटीक्यू कपल को कभी भी चाइल्ड अडॉप्शन का राइट नहीं मिलना चाहिए। तो बच्चा कैसे एक्सप्लॉइट होगा आपको पता भी नहीं लगेगा। एक्सप्लॉइटेशन भी हो सकता है, और जो रॉन्ग पेरेंटिंग होगी सिंगल पेरेंट की वजह से, उसका इम्पैक्ट फिर उसके फ्यूचर स्पाउस को झेलना पड़ता है। तो कभी भी एक्सेप्शंस को रूल बना के इम्पोज मत करो कोई भी चीज का। जो नेचुरल नॉन क्राइसिस इवेंट वाला जो होता है वैसा ही ग्रूमिंग होना चाहिए। क्राइसिस इवेंट पकड़ के आप ग्रूमिंग नहीं कर सकते। अच्छा, कल इसके फादर के साथ एक्सीडेंट हो जाएगा तो बच्चे को सिंगल मदर वाला अभी से ग्रूमिंग, मदर ही ऐसी ग्रूम कर देनी चाहिए कि वो अकेली रह के बच्चे को ग्रो करवा रही, क्योंकि कल पॉसिबिलिटी है कि शायद फादर का एक्सीडेंट हो जाए। ऐसे ऐसे लाइफ नहीं जी जाती। ओके, ये अज्यूम करके कि क्राइसिस होगा ही। ठीक है, तो ये जनरल जो है नॉन क्राइसिस जीवन जीने की जो शैली होती है, उस प्रकार की ग्रूमिंग आपको देनी चाहिए। उसके लिए गर्ल्स और बॉयज दोनों को इंटरडिपेंडेंस सिखाना ज्यादा जरूरी है, इंडिपेंडेंस नहीं, इंटरडिपेंडेंसी सिखानी है। स्किल्स आप सारे सिखा सकते हो, करवा नहीं सकते सारा, करवाना नहीं चाहिए सारा, सिखाना सारा चाहिए। लड़के को भी थोड़ा बहुत कुकिंग का आना चाहिए, थोड़ा बहुत हाउस होल्ड कोर्स का आना चाहिए, गर्ल्स को बिल्स भरने को आना चाहिए, करवाना नहीं चाहिए सारा का सारा। अगर आप सारा का सारा करवा रहे हो, इसका मतलब है आप उसको सिंगल रहने के लिए ट्रेन कर रहे हो। ठीक है, कल को वो ह्यूमंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कितना स्पेस लाइफ पार्टनर को भी देना है, कि उसका रोल भी कुछ रहे। सब कुछ वही कर लेगा तो वो क्या करेगी फिर? दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम विथ ये सारे जो न्यूक्लियर फैमिली में जो बड़े हुए हैं, ये उन बच्चों के इस जनरेशन के प्रॉब्लम्स हैं जो अकेले रहने के लिए उनको ट्रेन कर दिया गया है, क्योंकि फादर और मदर दोनों जॉब्स में जा रहे थे। बहुत सारे ऐसे घर जिसमें फादर और मदर दोनों जॉब्स में जा रहे थे, बच्चे को घर पे अकेला छोड़ के या मेड के पास छोड़ के या जो भी है,
उन्होंने सिंगल रहने की लाइफ के लिए ग्रूम कर दिया बच्चों को। अब उसका झेलेंगे जो उनके लाइफ पार्टनर फ्यूचर के। ठीक है, तो ऐसे है। ये कोई टैलेंट नहीं है कि अगर बच्चा अकेला रह पा रहा है, देखा मेरा बच्चा देखो सब कुछ कर लेता है, सब कुछ नहीं करवाने का है उससे। उसको ये करने का सिखाओ कि कैसे कुछ काम छोड़ने हैं जो लाइफ पार्टनर भी कर पाएगा, उसको भी इंपॉर्टेंस मिले, अपनी नीड लगे साथ में रहने की। नरेंद्र झा जी, कैन यूएस सक्सेसफुली क्रिएट बिटकॉइन? ये हो चुका है। बिटकॉइन बेस्ड रिजर्व करेंसी नहीं, डी डॉलराइजेशन करवा रहे हैं। बिटकॉइन रिजर्व करेंसी स्टेटस तो नहीं मिलने वाला मल्टीपोलैरिटी में। मल्टीपोलैरिटी में वो पॉसिबल नहीं है। मैं रीसेट के बाद की 2030 की बात कर रहा हूँ। ठीक। आकाश रॉय जी धन्यवाद। चीन जैसे पीआर एंड पावर तब घर वापसी होगा, ऐसे बकवास से नहीं। नहीं, उससे नहीं हो सकता घर। चीन चीन वाले तो ऑर्गन्स निकाल रहे हैं ना बॉडी में से, उससे कोई कन्वर्ट नहीं होता है। और वो उनके पास 20 ये प्रपोर्शन में नहीं है, हमें हमारी प्रोपोर्शन में जो प्रपोर्शन में है। आपको वो अगर स्टाइल करने की थी कम्युनिस्ट वाली, इंपोज करने वाली या थ्रेटन करने की या क्लैश करने वाली, तो आप 50 साल लेट हो चुके हो। वो आपको 1965 में करने का था, अगर ऐसा करने का सोच भी रहे तो वैसे वो गलत मेथड है, लेकिन अगर आपको वो धमकाने वाली, फोर्सफुली ब्रूटल तरीके से करने की कोशिश करनी थी, तो उसके लिए आप 50 साल लेट हो चुके हो। ओके, 50 साल लेट खाली। अक्षय पाटिल जी धन्यवाद। वाई अतुल सुभाष केस इज नॉट हाईलाइटेड बाय गवर्नमेंट मिनिस्टर? आई डोंट नो, पॉलिटिशियंस उनका क्या व्यू रहता है इन चीजों में। ही इज डाइंग, पर नोट सबने किया होगा। ही इज डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी ट्रूटेड एज जुडिशियल। जुडिशियरी हमारी वो खो रखी है। विल दिस गवर्नमेंट ब्रिंग जेंडर न्यूट्रल लॉस? आई एम श्योर अबाउट इट। टाइम लगेगा बट फेज वाइज होगा जरूर। यूट्यूब यूट्यूब यूजर जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। थिंकर जी धन्यवाद। व्हाट विल हैपन टू होम लोन्स आफ्टर डी डॉलराइजेशन? होम लोन्स आफ्टर डी डिपेंड करता है। मोस्टली कम होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट भी कम होना चाहिए बिल्कुल, बट अगेन जैसे मैंने बोला कैटेगरी वाइज डाइसेक्ट होगा। आरके जी धन्यवाद। आई एम वर्किंग इन जर्मनी, गॉट एडमिशन at IIM. Should I come back to India or continue in Germany? I'm working in Germany in manufacturing sector after MS. Got admission in MBA. You should come back. Germany is not safe. Thinker ji धन्यवाद. Japanese 30-year bond yield has crossed China. Crisis की आहट है. Will Amazon be able to give this kind of discounts? No, they will not be able to. Chintan ji धन्यवाद. Friends and family in US take me as an idiot, and when I told them about dollar, I feel sorry for them. Don't get angry anymore. चिंतन जी धन्यवाद। इनको जो है ये हेडलाइंस का इंतजार करेंगे, जब हेडलाइन में आएगा तब बोलेंगे ब्लैक स्वान इवेंट हो गया, ये उसका इंतजार करेंगे। HMPV वायरस आउटब्रेक इन चाइना, बाप रे। Abhinav ji धन्यवाद। Online big biz taking over tier 2 and 3. How will small retail business survive? I think गवर्नमेंट ने इस पर ऐप बना के इनको भी सार्वजनिक ऐप बना के छोटे रिटेलर्स को एकदम कम सब्सक्रिप्शन मनी पे वो ऐप देना चाहिए अपना हैंडल करने के लिए ऑनलाइन बिजनेस छोटे रिटेलर्स को। ये मैंने अपनी पीएचडी थीसिस में बहुत सारे पॉइंट्स डाले हैं कि रिटेलर्स क्या क्या कर सकते हैं इसको काउंटर करने के लिए। ओएनडीसी तो बनाया ही है उन्होंने। विभव जी धन्यवाद। फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन टू बिकम रिच इन दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, व्हाट डज ही नीड?
ऑल ऑफ इट। स्टॉक्स तो स्पेसिफिक सेक्टर में, गोल्ड तो करना ही चाहिए, इस रेट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। एंटरप्रेन्योरशिप इज द वे टू गो, करेक्ट। संदेश जी, एक्स मुस्लिम मूवमेंट पार्ट इन डी रेडिकलाइजेशन ओपिनियन, करेक्ट, वो भी करना चाहिए। शशांक जी धन्यवाद। कैन आई मेक यूट्यूब वीडियोस बेस्ड ऑन योर प्रेडिक्शंस गिविंग क्रेडिट टू यू? बिल्कुल, क्यों नहीं। आप कनेक्ट भी कर सकते हो नीचे ईमेल पे, तो मैं थोड़ा गाइड भी कर दूंगा, टीम जो है आपको बता देंगी स्टेप्स भी। नमिता जी धन्यवाद। वाई ये हो चुका है, स्वच्छ भारत इजंट वर्किंग, इट इज वर्किंग। मंदिर में लास्ट 12 महीने में फ्लो ट्रिपल 4 टाइम्स हो गया है, लास्ट 12 मंथ्स में सारे मंदिर में। ओके, तो उस फ्लो के सामने पहले ऐसा कभी फ्लो था ही नहीं भारत के इतिहास में। इनफैक्ट लास्ट 50 ईयर्स में कभी इतना फ्लो नहीं था। अब मंदिर में जो फ्लो आ रहा है, खुद से आ रहे हैं लोग, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट को, सारे मंदिर मैनेजमेंट को शॉक लगा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैनेज नहीं होने पाने वाला है अचानक से ऐसा होता है तो। अरुण जी धन्यवाद। सर योर व्यू ऑन सिल्वर एंड निफ्टी? सिल्वर इज पॉजिटिव, निफ्टी का तो बताया ही मैंने, शॉक वाला। सिद्धार्थ जी धन्यवाद। इज परचेसिंग पावर ऑफ आईएनआर गोवा, हाउ कैन इंडिया बी अ स्ट्रॉन्ग बायर? हाँ, तो ग्लोबलाइजेशन के नए रूल्स बनेंगे ना, ये पुराना वाला नहीं चलेगा। एनी प्लान्स फॉर लाइव टॉक इन चेन्नई? मैंने देखा नहीं है स्केड्यूल, टीम को ही पता होगा, बट आई थिंक मार्च तक तो डेट्स बुक्ड है, सारी मार्च अप्रैल तक की तो होगी। सारे नीचे जो ये ईमेल है उस पर इनवाइट्स आते हैं। तो पार्थ जी धन्यवाद। फेक न्यूज एवरीवेयर, थैंक्स फॉर कीपिंग अस सेन, धन्यवाद जी। सौरभ जी, आई हैव माइक्रोसॉफ्ट शेयर सेल और वेट 15 लाख होम लो। माइक्रोसॉफ्ट शेयर्स क्राइसिस डिप्स बड़ी वाली आने से पहले आपको बेच देना चाहिए। एग्जिट प्रेसिडेंट ट्रंप आते ही फिर आप तय कर लो कि क्या टाइम होगा बेस्ट एग्जिट का। टीनू गांधी जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। शलाका टिपनेस जी धन्यवाद। आपने आज माँ के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी माँ को शत शत प्रणाम। टू रेज अ सन लाइक यू। जय श्री राम। मेरी मदर का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, सारा होमवर्क ही उसने करा है स्कूल का। चिंकर जी धन्यवाद। हाउ विल द केमिकल सेक्टर बी पोस्ट डी डॉलराइजेशन इन इंडिया? पॉजिटिव। अक्की गेमिंग जी धन्यवाद। विल यूक्रेन रिसीव वेपन्स आफ्टर ट्रम्प कम्स? क्यों नहीं, डीप स्टेट अपना वेपन्स इंडस्ट्री क्यों बंद कर देगा? अशोक जी धन्यवाद। इफ टीए टेक्स तालिबान टेक्स पाक, इज इट गुड फॉर भारत एज नेबर? टेक्स नहीं, मतलब ज्योग्राफी के कुछ पोर्शंस पे डोमिनेट करना तो शुरू कर देगा। वो नहीं मानते डूरेंट लाइन, तो अच्छा है, हमें क्या प्रॉब्लम। संबुद्ध जी धन्यवाद फॉर ह्यूमैनिटी ओवरऑल। संबुद्ध जी हर बार लेके आते हैं श्लोक संस्कृत में। जी बहुत बहुत प्रणाम। भगवत गीता चौथा 4/40, ठीक है। राजा जी धन्यवाद। राणा प्रताप शिवाजी विजयनगर महाराज? नहीं, आपने किंग बोला तो मैं किंग इन द सेंस, मैं वर्ल्ड वाइड देख रहा था कि कौन सा किंग भारत के लिए अच्छा रहा, तो नहीं, अब भारत के किंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें कभी भी पूरा पूरा तो नहीं मिला ना कंट्रोल भारत का। इनमें से किसी को भी, शिवाजी को भी मराठा एम्पायर रहा, लेकिन फुल भारत का तो नहीं था इनके पास भी। तो वैसे तो हमारे बहुत सारे हैं, लक्ष्मीबाई है, शिवाजी महाराज भी है, राणा प्रताप है, विजयनगर के जो क्या नाम है इनका, राव, और चोला किंगडम के रहे हैं। तो हमारे तो बहुत सारे अहोम डायनेस्टी के भी अच्छे थे उस तरफ, तो बहुत सारे किंग्स और क्वींस तो रहे हैं, और बहुत सारे उसमें से नेशनलिस्ट थे। बिल्कुल, ये तो है, ठीक है। क्योंकि वेस्ट वाले किंग्स का तो ऐसा ही था ना कि कोलोनाइजेशन कैसे करना है, तो उसमें मुझे कुछ भी अच्छा ही नहीं दिखाई देता।
भारत रेड्डी जी धन्यवाद. प्रेडिक्शन ऑन गन वायलेंस ऑन यूएसए. पॉसिबल. पॉसिबल. हाँ. श्रद्धा मेहता जी धन्यवाद. इफ ग्रैंड पेरेंट्स आर नो मोर देन हाउ कैन पेरेंट्स एंश्योर गुड अपब्रिंगिंग. तो ज्यादा फैमिली मेंबर्स के इवेंट्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे इसके लिए, अगर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है तो. वी प्लान टू स्टे इन आयरलैंड फॉर 8 years. एनी कंसर्न्स? रेसिज्म और सेफ्टी का देख लेना अरेंजमेंट जो भी है. थिंकर जी धन्यवाद. व्हाट आर सम फिजिकल वर्क दैट वन कैन डू इन इंडिया? फिजिकल वर्क मतलब समझा नहीं मैं. वन कैन डू इन मतलब आई डिडंट अंडरस्टूड. रोहन जी धन्यवाद. यू मिस्ड माय क्वेश्चन ऑन एफसीएनआर लोन. व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलो ना. सिद्धार्थ जी धन्यवाद. चैनल नीड्स ऑल द साउथ इंडियन लैंग्वेज वर्जन्स नाउ. हाँ, वो दक्षिण वाला उस पर स्टार्ट होएगा थोड़े टाइम में. अरिंदम पॉल जी, कैन यू प्लीज शेयर योर एनालिसिस ऑन इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन डी-डॉलराइजेशन? एआई का डी-डॉलराइजेशन पे इम्पैक्ट नहीं है. एआई का टेक जॉब्स और आईटी सेक्टर जॉब्स में इम्पैक्ट आएगा. डी-डॉलराइजेशन पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है. उसको बहाना एआई का दिया जाएगा कि इसके वजह से गायब हो रहे हैं जॉब्स. प्रकाश गोसाई जी धन्यवाद. सुपर स्टिकर. ईपी जी धन्यवाद. व्हाई जापान विल डू बेटर अनलाइक यूएस ईयू? नहीं, जापान विल डू बेटर बात नहीं है. बात यह है कि इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कौन से कंट्रीज में है या कौन से रीजन्स में है, उस एंगल से मैंने जापान बताया. हाउ विल साउथ कोरिया डू इन कमिंग ईयर्स? उनके भी बर्थ रेट जा चुके हैं. योर टेक ऑन मैंडेटरी 1 year नेशनल सर्विस. मिलिट्री की बात कर रहे हो? वेल, मैंडेटरी 1 year नेशनल सर्विस. मैंडेटरी नहीं, इट कैनॉट बी मैंडेटरी. ओके. बट ये हो सकता है कि स्कूल या कॉलेज के करिकुलम का एक पोर्शन मिलिट्री ट्रेनिंग के इक्विवेलेंट, सिविलियन मिलिट्री ट्रेनिंग के इक्विवेलेंट 6 months का आप ऐसा कुछ ऐड करा सकते हो. जो इलेक्ट करें बच्चे तो ले सकते. कुणाल अग्रवाल जी धन्यवाद. 34-year-old not working, is only BCom. Year Agarwal, what can he start at this age? Job, Uber driver, some franchise, any kind of business. पहले फिक्स्ड इनकम का 2-3 hours का ढूंढ लें, फिर बिजनेस का जो सेट करना है वो डिसाइड करना है. पहले 2-3 hours फिक्स्ड इनकम का ढूंढ लो, उसके बाद. मेहनक मजुमदार जी धन्यवाद. कैन यू नेम 3 डीप स्टेट मास्टरमाइंड्स? क्यों? ये तो डाले हुए ट्विटर पे विजय गजेरा जी ने. रॉकेफेलर, फिर क्या नाम है, रॉथशाइल्ड, और 2-3 और भी हैं, डाले हुए हैं ना, तो पब्लिक डोमेन में. आकाश रॉय जी धन्यवाद. दिल्ली इजंट इवन टॉप 10 इन पॉपुलेशन डेंसिटी. हंसे मत. दिल्ली इजंट इवन इन टॉप 10 पॉपुलेशन डेंसिटी. तो दिल्ली की कौन बात कर रहा है इधर? आप तो किसी स्पेसिफिक इवेंट की या स्पेसिफिक लोकेशन की बात कर रहे हो ना. वो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है. पूरे भारत में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री. ठीक है. अंकुर देसाई जी धन्यवाद. हाउ कैन प्राइवेट सेक्टर रिड्यूस सैलरीज टू 60%? ऑलरेडी इन्फ्लेशन का 2022 से कैलकुलेट कर लो. जब से मैंने प्रेडिक्शन दिया है 2022 से 2025 के एंड तक, इलॉन मस्क और इनके एक्शन हो जाने के बाद, फिर आप बताना 60% हो रहा है नहीं. इन्फ्लेशन इंपैक्ट माइनस करो, और जो रियल टर्म्स में, एब्सोल्यूट टर्म्स में भी जो कम होएगी नंबर्स, वो भी आप देख लो. सो कैन यू मेक अ कोर्स फॉर अस दैट वी कैन स्प्रेड योर व्यूज? ये है ही ऑलरेडी. ये सारे जो जितने भी टॉक्स हो रहे हैं, उसी में से क्लिप्स टॉपिक वाइज बना के आप कर सकते हो स्प्रेड. इसी में से क्लिप्स बना के टॉपिक वाइज, है ना. आप नीचे कनेक्ट कर ले टीम के साथ, थोड़ा गाइड कर देंगे. आकाश जी धन्यवाद. मैं नेशनल प्राइड की बात कर रहा हूँ. चीन जैसे इमेज, उनको कोई नेशनल प्राइड नहीं है, उनको कम्युनिज्म वाला है.
नेशन का अगर उनको प्राइड होता तो ये हालत थोड़ी होता चाइना का। नेशन को तो साइड पे रख दिया उन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन करके। अंकुर देसाई जी धन्यवाद। टोटल डाउन परसेंटेज ऑफ यूएसए स्टॉक मार्केट ड्यूरिंग क्राइसिस रेंज है 10 to 35% की रेंज, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स। सुमित अग्रवाल जी धन्यवाद। एनी सजेशंस फॉर राइट विंग एक्सपर्ट एनालिस्ट इन 2025? कैश फ्लोज पढ़ना सीखो, वरना जियोपॉलिटिकल एनालिसिस का कोई मतलब नहीं। हर बार रॉन्ग होगा, एक बार नहीं। खाली हेडलाइंस बेस्ड, हेडलाइंस रिपीट करने का या इवेंट हो जाने के बाद पोस्टमार्टम एनालिसिस का क्या मतलब है? मैं देख रहा था जब ये पूरा ऑनलाइन रेसिज्म चल गया, फिर बहुत सारे हैंडल्स ने लिखा कि ये हो सकता है एनआरआईज के साथ, वो हो सकता है, फिर लिखने का क्या मतलब है? हेडलाइन पहले लिखो ना, तो कोई एक्शन ले पाएगा अपनी लाइफ में, राइट? जब मैंने 2022 दिसंबर को लिख दिया था कि ये होने वाला, तो मतलब है ना। अब हो जाने के बाद तो क्या है, अब तो वो दैट्स नाउ दे आर विक्टिम। अब क्या है? अब तो हेडलाइन आ चुकी, फिर क्या? जैसे विवेक रामास्वामी का मैंने उसी दिन, इलेक्शन रिजल्ट के दिन ही इतने साफ शब्दों में बताया कि ये क्यों उछल रहे हैं सब, ठीक? और ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल होंगे जो भारतीय कंपनीज को दिए गए, पॉसिबिलिटी बहुत हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि ट्विक्स किए जाएंगे ना, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स बंद कर दिए जाएंगे, टैक्स बढ़ा दिया जाएगा जो कोई आउटसोर्सिंग वर्क दे रहा है भारत यूएस के बाहर। ये सारी पॉलिसीज आ सकती हैं ट्रम्प की। तो ये क्यों उछल रहे थे, आई हैव नो क्लू। और मैंने तभी बताया था कि इनमें से किसी एक को कौन सबसे पहले रिजाइन करेगा, क्योंकि बकरा बनाया जा रहा है, वरना इलॉन मस्क खुद नहीं चला लेता डीओजी अकेले। विवेक को लिया क्यों उसने, राइट? पता ही लग जाता है ना, कोई कैबिनेट पोजीशन है। केशव जी धन्यवाद। आरडीएस एरिस्टोक्रेट फैमिलीज इंटैक्ट? जी, मोस्ट ऑफ इट। अनूप जी धन्यवाद। एक्सप्लेन मास्टर स्ट्रोक ऑन व्हाई बीजेपी क्राइंग फॉर इमाम सैलरी? कौन सी इमाम सैलरी? क्राइंग इन द सेंस, ये तो देते ही है ना पॉलिटिशियंस। बता तो रहा हूँ, वोटिंग का थीम ही अब्राहमिक है, बताया तो सही मैंने। इनफैक्ट केजरीवाल भी तो बोल रहे हैं कि पुजारी इसको देना चाहिए अब। इट इज अ वोट बैंक, इज अब्राहमिक थीम ऑफ इलेक्शन, जो ब्रिटिशर्स ने सारी कॉलोनीज पे बिठा दिया। ये सोच के बिठाया कि क्रिश्चियनिटी जो है वो तो बंडल में वोट करेंगी। इनको नहीं पता था कि ये दूसरा कम्युनिटी है जो मल्टीप्लाई होता है पॉलीगैमी से, वो बड़ा वोट बंडल बन जाएगा। ये उनको नहीं पता था जब ब्रिटिशर्स सारी कॉलोनीज पे ये फॉर्मेट बिठा दिए, तब उन्होंने ये सोचा नहीं था कि ये बड़ा थ्रेट है। उज्जैलो मार्क जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। आरके जी धन्यवाद। अपार्ट फ्रॉम जर्मनी एंड इंडिया, which country you will recommend for a manufacturing expert to settle down? Not Germany, certainly. Please advise. MBA from India, Japan और चाइना। अगर ये तीन ऑप्शन है तो जापान सिलेक्ट कर सकते हो, और जर्मनी और इंडिया आर नॉट एन ऑप्शन। तो वो दोनों में ऑप्शन बना रहे हो तो फिर भारत। सुरेंद्र शेट्टी जी धन्यवाद। इफ इन्वेस्ट इन बिटकॉइन नाउ, व्हेन टू एग्जिट? ये प्रेसिडेंट ट्रम्प जब बोलना शुरू करेंगे तब पता लगेगा कि रेगुलेशंस कब से शुरू होने वाले हैं और इन्वेस्टमेंट कब से शुरू होने वाली है यूएस गवर्नमेंट की। और वो अनाउंस करेंगे तो फिर बाकी के गवर्नमेंट्स भी तो पोजीशन लेके बैठे होंगे ना बिटकॉइन में। ऐसा थोड़ी है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प का 20 तारीख का इंतजार करके बैठे हैं, राइट? जिनको पता है कि बिटकॉइन रिजर्व के बारे में या ऐसा अनाउंसमेंट कुछ आने वाला है कुछ ही महीनों में, या 20 तारीख को ही या कुछ ही महीनों में, तो बाकी के गवर्नमेंट्स कम रेट पे बिटकॉइन लेना शुरू कर दी होगी ना एडवांस में। तो एग्जिट के लिए तो तब बात हो रही है जब रेगुलेशन की बात आने शुरू होगी। हाउ मच प्रोपोर्शन में एलाइज का फॉल होगा करेंसी? विच कंट्री टू एक्सपोर्ट फूड कमोडिटी? गल्फ। विनायक जी धन्यवाद। स्टार्टिंग साइंटिफिक जर्नी अ बिट लेट, दो होप इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। एज restrictions these days in CSIR ISRO?
नहीं, रिसर्च को क्यों एज रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए? गायरो जी धन्यवाद। डिजिटल यूरो में बी लॉन्च्ड इन 2025। सारे वर्ल्ड को 2030 तक तो सब कोई डिजिटल में होंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है। किनका रह गया है? रोहन बैनर्जी का क्वेश्चन, कैन अ न्यूली फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी get a FCNR loan? Newly formed private limited company get a FC foreign currency non-resident loan in dollars. Hmm. RBI has banned forex trading since April 24. Vance asking. I'm not sure about this, but I think गिफ्ट सिटी में शायद कुछ अरेंजमेंट, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है इसके लिए। चेक करना पड़ेगा, दिस इज स्पेसिफिक, आपको चेक करना पड़ेगा। ओके। सुषुम्ना गोयल जी धन्यवाद। इलॉन मस्क सेड टेक सपोर्ट, डज दैट इंक्लूड ऑफशोर बिजनेस सर्विसेज? वो सारा है, ट्रम्प को सारे आउटसोर्सिंग से प्रॉब्लम है, पर कितना एक्शन होगा दैट विल सी। शशांक जी, माय एक्स हैज बीन सस्पेंड बिकॉज़ ऑफ सपोर्टिंग यू। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। और क्वेश्चंस, लेट्स सी। ओके, दैट्स इट। जय हिंद, जय जिनेंद्र।